अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा कैफ 4 रिफ्रेशर का लास्ट लेक्चर है इंशाल्लाह, जिसमें चैप्टर 1 जो हमारा इंट्रोडक्शन टू लीगल सिस्टम है इंशाल्लाह उसको हम डिस्कस करेंगे। होपफुली आप लोगों को बहुत फायदा पहुंचा होगा। ये जो रिवीजन लेक्चर्स हैं, दोबारा से एक बार आपको बता देता हूँ कि भी इनको यूज करने का तरीका अगर ये है कि पहले तो आप बुक अच्छे से आपने पढ़ी हो, ठीक है, देन आप ये लेक्चर सुने। 10 लेक्चर्स हैं, इसमें 7 चैप्टर्स भी लिखे हुए हैं जो जो उसके अंदर इन्वॉल्व है। सबसे पहले कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को डिस्कस किया गया है, देन पार्टनरशिप एक्ट जिस तरह मोस्टली पढ़ाया जाता है, कोशिश की गई है कि उसी अप्रोच को फॉलो करें। तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, देन पार्टनरशिप एक्ट है, देन नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स। फिर हमारे जो चैप्टर 16, 17, 18 है आई कैप की बुक के, वो उसको स्टडी किया है एक लेक्चर में। और अब लास्ट जो हमारा लेक्चर है वो चैप्टर 1 को डिस्कस करेंगे। कोशिश कीजिएगा कि ये लेक्चर जो है आप 720 या 1080 पे सुने, जो मैं अक्सर कह रहा होता हूँ, क्योंकि इसमें कंटेंट भी आपको इधर साथ साथ नजर आ रहा है। तो कोशिश यही की गई है कि लेक्चर्स को इस तरह बनाया जाए कि आपको साथ कोई और कोई बुक या कोई भी डॉक्यूमेंट यूज करने की नीड ना हो, आप इजीली इसको मोबाइल पर भी देख सकते हैं। चलें जी, आज फिर लास्ट लेक्चर है इंशाल्लाह, इसको देखते हैं। रन डाउन जिसके पास अवेलेबल नहीं हो वो मेरे से ले सकता है, या जिन स्टूडेंट्स के पास है आप उनसे भी ले सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट। ये भी आपको अवेलेबल है पीडीएफ में। तो ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए ताकि रिवीजन जिन्होंने करनी है उसमें बेनिफिट हो। चैप्टर 1 है जी, इंट्रोडक्शन टू लीगल सिस्टम। आजकल जो इलेक्शंस के सिचुएशंस चल रहे हैं उसमें भी बहुत रेलेवेंट है ये आपका चैप्टर। तो आपको थोड़ा उसकी अंडरस्टैंडिंग लेने में भी थोड़ी इंशाल्लाह हेल्प होगी। कोशिश करूंगा कि आपको बड़ा एक प्रैक्टिकल वे में इसको समझाने की कोशिश करूंगा, क्योंकि मेरा अपना भी इंटरेस्ट बहुत ज्यादा है पॉलिटिक्स में। तो कुछ उस वजह से भी कॉन्सेप्ट्स आप कह लें कि थोड़े बेहतर हैं इस चीज में। तो इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि आपको कॉन्सेप्चुअली बताएं। अच्छा, सबसे पहले लॉ का आपको पता है, कोई भी सेट ऑफ रूल्स या जो प्रोसीजर्स, जो पॉलिसीज होती हैं स्टेट की तरफ से बनाई जाती हैं ताकि सोसाइटी को रेगुलेट किया जाए, सोसाइटी में जो लोग हैं उनके कंडक्ट को रेगुलेट किया जाए। मतलब अगर ट्रैफिक लॉज ना हो तो कोई भी बंदा जब भी जा रहा है, जिधर भी जा रहा है, जाता जाए। जिस तरह आमतौर पर छोटे सिटीज में इस तरह भी होता है, फिर एक्सीडेंट्स भी ज्यादा होते हैं। तो लॉज बनाए गए हैं, ट्रैफिक रूल्स बनाए गए हैं, उनकी वायलेशन के ऊपर फाइन्स भी हैं ताकि लोग थोड़ा सा चीजों को फॉलो करें, एक तहजीब के साथ चले, महजब मुआशरा कायम करने की कोशिश की है। इसी तरह बाकी भी लॉज, जैसे हमने कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ा है, उसमें भी हमें पता है कि कोशिश क्या थी स्टेट की, जो पार्टीज के आपस में मसाइल हैं, जो आपस में उनके रिलेशन हैं, उनको बेहतर बनाया जाए। अगर कोई मसाइल आते हैं तो उनको किस तरह काउंटर करना है वो भी बताया गया। पार्टनरशिप के अंदर पार्टनरशिप एक्ट 1932 जो है उसको भी आपको पार्टनरशिप्स के बारे में उनको किस तरह रन करना है उसको बताता है। कंपनीज एक्ट 2017 आप पढ़ेंगे कैप 7 में जाके, उसमें आपने किस तरह उसको लेकर चलना है, कंपनीज को किस तरह बनाना है, कंपनीज के मसाइल को किस तरह देखना है, वो चीजें रहती हैं। आपने एएमएल, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग जो लॉ है 2010 का, वो आपने देख लिया है। डेटा प्रोटेक्शन बिल 2020 का वो आपने देखा है। इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट्स के, तो मतलब डिफरेंट आपने जो कवानीन देखे हैं वो सारे लॉज बनाए गए ताकि चीजों को रेगुलेट किया जाए, ठीक है। अब पाकिस्तान में जो लॉ है, कानून है, उसके 4 सोर्सेज, मतलब 4 जगहों से कानून निकलता है। पहले नंबर से जो सबसे प्राइम रिसोर्स है, या जो प्राइम आपका वो जरिया है उसको लेने का, वो कह रही है आपकी पार्लियामेंट है। लेजिस्लेशन बाय पार्लियामेंट, लेजिस्लेशन कानून साजी को कहते हैं, कानून बनाने को, सही है, लॉ मेकिंग को लेजिस्लेशन कहते हैं। आपको आइडिया है कि आपकी पार्लियामेंट कानून साजी करती है, आगे डिटेल में पढ़ भी लेंगे किस तरह करती है। पार्लियामेंट में आपके जो है नेशनल असेंबली और सेनेट, ये दोनों इदारे आ जाते हैं। नेशनल असेंबली के भी इलेक्शंस भी हुए हैं प्रोविंशियल असेंबलीज के साथ ही, तो और एक सेनेट इदारा है, और इनके ऊपर हेड ऑफ स्टेट कौन कहलाता है जी? प्रेसिडेंट है। वो हेड ऑफ स्टेट फिलहाल तो बस 18वीं तरमीम एक आई थी, 18th अमेंडमेंट, उसके बाद किताबी तौर पे रह गए हैं वो। लेकिन चलें, मेहमान खुसूसी अक्सर मैं उन्हें कहता हूँ कि उनके पास जो कोई खास पावर्स नहीं है, मतलब उनके भी कुछ प्रीरोगेटिव्स या एक्सक्लूसिव राइट्स या पावर्स उनके पास हैं, लेकिन इतनी ज्यादा नहीं है। मेन अब जो अथॉरिटी ऑफ पार्लियामेंट, या आप कह सकते हैं प्राइम मिनिस्टर साहब के पास होती है, ठीक है। तो एक तो लेजिस्लेशन ऑफ पार्लियामेंट है, देन फिर कुछ ऑर्डिनेंस भी होते हैं। ऑर्डिनेंस भी हम आगे पढ़ लेंगे। ऑर्डिनेंस वो है कि अगर नेशनल असेंबली या सेनेट, मतलब पार्लियामेंट सेशन में ना हो, वो ना मिल रहे हो, तो फिर जो प्रेसिडेंट साहब है वो भी अपने तौर पे कोई कानून लेके आ सकते हैं। उस कानून को ऑर्डिनेंस बोला जाता है, आगे पढ़ लेंगे। तो एक तो लेजिस्लेशन होगी आपकी जो प्रॉपर है। दूसरे नंबर पे होता है प्रेसिडेंट्स। प्रेसिडेंट से मुराद क्या है कि हायर कोर्ट ने कोई फैसला किया है, वो उसके नीचे जो सबॉर्डिनेट कोर्ट्स है उनके ऊपर बाइंडिंग हो जाता है। मतलब है कि सबॉर्डिनेट कोर्ट ने लाजमी उस फैसले के ऊपर ही फिर अमल करना है। मिसाल के तौर पे अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो हाईएस्ट कोर्ट है, वो कोई फैसला दे देती है किसी भी मुकदमे में, किसी भी केस में कोई सजा दे देती है, मतलब वहां से एक चीज साबित हो गई है कि ये चीज गलत है, ये वाला काम करना। अब नीचे वाले जो कोर्ट्स हैं, अगर वो चीज उसके ऊपर कोई कानून साजी नहीं हुई,
तो फिर वो किसकी बात मानेंगे? अपनी सुप्रीम कोर्ट की बात। इसको कहते हैं प्रेसिडेंट सेट हो जाना, कि एक चीज पहले सेट होगी। और हायर कोर्ट्स के जो प्रेसिडेंट है वो उनसे नीचे जो लोअर कोर्ट्स है, सबॉर्डिनेट है, मतलब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, सेशन कोर्ट्स, आपकी मजिस्ट्रेट्स होते हैं जो बिल्कुल नीचे लेवल पे, उनके सबके ऊपर अप्लाई होता है। लेकिन सबसे पहली बात क्या है? लेजिस्लेशन है। अगर एक चीज कानून के अंदर मौजूद है तो अदालत ने उसके मुताबिक ही फैसला देना है। लेकिन अगर किसी कोर्ट ने उसके अगेंस्ट कोई फैसला दिया हुआ है तो इसका ये मतलब नहीं है कि भाई अब वो कोर्ट की बात को माना जाएगा, क्योंकि सबसे प्राइम कौन है? आपका जो लेजिस्लेशन है, पार्लियामेंट है, ठीक है, तो आपने उसको माना। लेकिन अगर लेजिस्लेशन खामोश है किसी मामले के ऊपर, वहां पर जाके फिर कौन आ जाएगी? आपके जो है प्रेसिडेंट्स आ जाएंगे, जजमेंट्स आ जाएंगे। क्लियर है जी। तीसरे नंबर पे आते हैं सर्टेन कस्टम्स, प्रैक्टिसेस एंड बिलीव्स एम्बेडेड इन सोसाइटी। अगर कानून भी कोई मौजूद नहीं है, प्रेसिडेंट भी कोई नहीं मिल रहा, पहली बार कोई वाकया हो गया है, अब उसके ऊपर फैसला करना है अदालत ने, तो फिर अदालत कहती है यार अब कानून भी नहीं है, कानून बनाना अदालत का काम तो नहीं है, वो तो पार्लियामेंट ने बनाना है, पता नहीं कब बनेगा जाके। प्रेसिडेंट भी अभी तक इसके ऊपर पहले भी कोई केस नहीं आया, तो ये भी इम्पॉसिबल चीज होगी। अब थर्ड चीज क्या होती है कि सोसाइटी के अपना कल्चर किस तरह का है, कस्टम्स किस तरह के, बिलीफ्स किस तरह के हैं, ठीक है। इसके ऊपर एक वो आपकी एक मूवी भी थी इंडियन, मेरे माइंड से निकल गई मूवी कौन सी थी, उसमें ये होता है कि हरेसमेंट जो होती है, इंडिया के अंदर हरेसमेंट के ऊपर कोई कानून नहीं मौजूद था, ठीक है। अब अदालत में फैसला देना था, आप लोगों ने शायद देखी हो, अब कोर्ट में फैसला देना था, लेकिन कोर्ट के सामने कोई ना तो प्रेसिडेंट पड़ा हुआ था जिसके मुताबिक दे, जाहिर है किसी चीज के अकॉर्डिंग टू देना, और ना ही कोई लेजिस्लेशन पड़ी हुई थी। कोर्ट ने फिर वहां पर जो फैसला दिया था उसमें दिया कस्टम्स के मुताबिक, कल्चर के मुताबिक, ठीक है। उन्होंने कहा कि भाई हमारे कल्चर में ये चीज इस हद तक बुरी मैं इसको समझ रहा हूं तो मैं उसके मुताबिक सजा दे देता हूँ। और साल उसने एडवाइस कर दी या रिक्वेस्ट कर दी पार्लियामेंट को कि भाईजान आप भी प्लीज इसके ऊपर कोई कानून साजी करें, क्योंकि कानून साजी करना वो कोर्ट का काम नहीं है, कोर्ट नहीं कर सकती कानून साजी, ठीक है। पार्लियामेंट ने लेजिस्लेशन करनी है, या मतलब प्रेसिडेंट वगैरह ने, जिसको उन्होंने डेलीगेट किया वो पार्लियामेंट ने। तो बात आई है समझ। तो अगर तो आपकी लेजिस्लेशन भी खामोश है, प्रेसिडेंट भी कोई नहीं है, देन यू डिसाइड एज पर योर कस्टम्स या बिलीफ्स जो भी मुआशरे में चल रहे होते हैं। फोर्थ नंबर पे आई थी कॉन्ट्रैक्ट्स की वैल्यू। चौथे नंबर पे कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट जो आपस में हम करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जो आपका 1872 है उसके मुताबिक, ठीक है। मतलब कॉन्ट्रैक्ट भी आपका एक क्या है, लॉ ही बन गया ना, जो आपने आपस में डिसाइड किया हो। अगर एक पार्टी वायलेट करती है तो हमें पता है, हम अदालत में जा सकते हैं उसके खिलाफ। क्लियर है। तो चार चीजें फिर आपकी ये क्या है, मेन सोर्सेज ऑफ लॉ है पाकिस्तान के अंदर। अब बात आई सिविल और क्रिमिनल लॉ की। देखिए सिविल लॉ जो होता है उसका मतलब होता है लोगों को सिविल बनाना, लोगों को सिविलाइज्ड करना, मुहज्जब बनाना। इसका मकसद जो है लोगों को सजाएं देना, पनिश करना बिल्कुल नहीं होता, ठीक है। तो ये जो आप देख लें कि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट आपने पढ़ा है, इसके अंदर आपने कुछ सजा नहीं पड़ी होगी कि उसको जेल हो जाएगी बंदे को, नॉन कंप्लायंस वाले को। पार्टनरशिप के अंदर आपने ऐसे नहीं पढ़ा, क्योंकि सिविल लॉज है। लेकिन होते हैं कुछ क्रिमिनल लॉ, जैसे एंटी मनी लॉन्ड्रिंग का आपने पढ़ा है, इतने भाई साल की सजा हो जाएगी, ठीक है। आपने पढ़ा जनरल प्रोविजन में क्या होता है, 1 to 10 ईयर्स आपको सजा होती है। फाइन तो होता ही है, फाइन तो इधर भी हो सकता है सिविल में, लेकिन सजाएं नहीं होती। फिर आपने वो इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट्स वाला जो है उसमें पढ़ा है, उसमें भी सजाएं आपकी हो सकती हैं। आपका जो डाटा प्रोटेक्शन है उसके अंदर भी आपकी सजाएं हो सकती हैं, ठीक है। क्रिमिनल के अंदर तो इवन आपकी कैपिटल पनिशमेंट जिसको हम कहते हैं जी, मैक्सिमम क्या फांसी की सजा भी वहां पर हो जाती है, यहाँ पर नहीं होती। तो यहाँ पर पर्पस लोगों को सजाएं देना नहीं है। सिविल लॉ का मकसद क्या होता है कि लोगों के माबैन जो मामला है विन विन सिचुएशन क्रिएट करना, ठीक है। तो इसीलिए सिविल लॉ के अंदर अगर कोई गलती हो भी जाए तो उसको टॉर्ट बोला जाता है, TORT, टॉर्ट, ठीक है। जबकि यही चीज अगर आप क्रिमिनल लॉ में करें तो वहां पे जुर्म बोला जाता है, क्राइम वर्ड वहां पे यूज होता है। तो अब ये थोड़ा सा इसका क्या है जी, आपके डिफरेंसेस हैं। ये पेपर में अक्सर आ भी जाता है, फ्री के 5 नंबर का सवाल आ जाता है इस तरह। सिविल लॉ सेट्स आउट राइट्स एंड ड्यूटीज बिटवीन पार्टीज, पार्टीज की आपस की राइट्स एंड ड्यूटीज क्या है, जबकि क्रिमिनल लॉ पनिशेस द अनडिजायरेबल एक्ट ऑफ अ पर्सन। जो बंदा अनडिजायरेबल एक्ट मतलब कि ऐसे जुराइम करता है जो कानून के अंदर लिखे हुए हैं, पाकिस्तान पिनल कोड PPC में लिखे हुए हैं, या PPC है ताज़ीरात पाकिस्तान, आप अक्सर सुनते होंगे, या आपने इंडियन मूवीज में लिखी सुनी हो तो आप उधर देखते हैं ताज़ीरात हिंद दफा 302 के तहत आपको फांसी की सजा सुनाई जाती है। तो वो ताज़ीरात हिंद का मतलब इंडियन पिनल कोड, और पाकिस्तान पिनल कोड क्या है, ताज़ीरात पाकिस्तान। अब कुछ तो सजाएं वहां पर बताई हुई हैं, लेकिन सारी की सारी सजाएं वहां पे नहीं बताई हुई। तो फिर उसके साथ फिर दूसरे भी कवानीन जैसे AML वगैरह आ गया, आपका डाटा प्रोटेक्शन, ये मैं वो बता रहा हूँ जो आपने पढ़े हुए हैं, ठीक है। तो उनकी सजाएं अपने रेलेवेंट लॉज के अंदर बताई हुई है। तो देन क्या है, वायलेशन ऑफ सिविल लॉ इज टोर्ट बोला जाता है, जबकि वायलेशन ऑफ क्रिमिनल लॉ इज क्राइम। पर्पस ऑफ सिविल लॉ इज टू प्रोवाइड मींस टू कंपनसेट, आपने नुकसान की तलाफी करनी है, जबकि क्रिमिनल लॉ का पर्पस क्या होता है, सोसाइटी को रेगुलेट करना, डंडे के साथ, सही है, छड़ी के साथ उसको रेगुलेट आपने करना है। इन सिविल लॉ छड़ी के साथ, ठीक है। इन सिविल लॉ क्लेमेंट, क्लेमेंट का मतलब क्या है, जो बंदा
जिसका नुकसान हुआ, एग्रीव्ड पार्टी आप उसको कह सकते हैं। क्लेमेंट यूजेस द सूज द डिफेंडेंट, जो एग्रीव्ड पार्टी है वो डिफेंडेंट के ऊपर केस करती है, जबकि क्रिमिनल लॉ के अंदर स्टेट होती है आमतौर पर इन्वॉल्व, ठीक है, क्योंकि क्राइम आपने किया है, क्राइम को रेगुलेट करना स्टेट का काम है। तो फिर आमतौर पर क्या होता है, स्टेट या गवर्नमेंट होती है वो प्रोसिक्यूट करती है गिल्टी पार्टी के खिलाफ या अक्यूज्ड के खिलाफ। जब तक आपके ऊपर इल्जाम साबित ना हो आप मुलजिम कहलाते हैं, और मुलजिम को बोला जाता है अक्यूज्ड। जबकि जब आपके ऊपर जुर्म साबित हो जाए देन यू आर कॉल्ड कॉन्विक्ट, फिर आप मुजरिम कहलाते हैं। बर्डन ऑफ प्रूफ क्लेमेंट के ऊपर है, ठीक है, मतलब सिविल लॉ के ऊपर क्लेमेंट जो है उसने आमतौर पे साबित करना है। अब यहाँ पे आपके माइंड में आएगा कि वो अनड्यू इन्फ्लुएंस में तो हमने पढ़ा था वो एक्सेप्शंस हैं, सही है। सिविल लॉ के अंदर भी प्रिजम्पशन के ऊपर बात चलती है कि प्रिजम्पशन क्या है। अगर तो प्रिजम्पशन ये है कि इस बंदे ने किया हुआ है तो वही बंदा ही उसको क्या करेगा, एविडेंस देगा कि भाई मैंने ये वाला टोट, मतलब मैंने ये गलत हरकत नहीं की, सही है। जबकि सिविल लॉ के केस में क्या, क्रिमिनल लॉ के केस में क्या होता है, स्टेट की आमतौर पर स्टेट की जिम्मेदारी है, लेकिन वहां पर भी अक्सर फिर वो हो भी जाता है कि प्रिजम्पशन है कि इस बंदे ने हरकत की है, फिर उसी को कहा जाता है कि आप साबित करो। लेकिन बाय डिफॉल्ट क्रिमिनल लॉ में क्या है, स्टेट ने साबित करना है किसने जुर्म किया है, और सिविल लॉ के केस में स्टेट क्लेमेंट ने, मतलब कि जो बंदा आप पे केस कर रहा है उसने साबित करना है, ठीक है। देन रेमेडी ऑफ सिविल लॉ माइट बी टू पे डैमेजेस और परफॉर्म एक्ट, आपने पढ़ा हुआ है ना, ये हमने चैप्टर 9 जो है आई कैप की बुक से हमने जो पढ़ा है उसमें क्या होता है कि आपने भाई डैमेजेस पे करने हैं, ऑर्डिनरी डैमेजेस, स्पेशल डैमेजेस, या किसी किसी केस में पेनल्टी होती है, या अदालत कहती है रेस्टिट्यूशन करने में वापस चले जाएं जिस पोजीशन में आप पहले थे। क्रिमिनल लॉ केस में क्या होता है, फाइन होते हैं और साथ आपको सजा भी हो सकती है। क्लियर है ये फर्क दोनों का। अब आ जाएंगे क्विकली जरा इंट्रोडक्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन जो आपका जो आइन है उसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हम कर लेते हैं, ठीक है। इसमें क्या है आपका कॉन्स्टिट्यूशन का कि 1973 में आपका भी आइन बना है। इससे पहले आपको पता है कि 2 आइन पहले भी हमारे बने थे, लेकिन वो बस बड़े साहिबान ने उसको मुअत्तल कर दिया। एक 1956 में आपका एक आइन बना था 1956 में, और एक आपका 1962 में बना था, लेकिन फिर ये सस्पेंड हो गए, बल्कि इनको खत्म कर दिया गया। देन फिर जाके बड़ी मेहनत के साथ 1973 में आफ्टर द पार्टीशन ऑफ पाकिस्तान एंड बांग्लादेश, मतलब जब ये अलग हो गए उसके बाद क्या हुआ, हमारा 1973 में जाके एक आइन बना, कॉन्स्टिट्यूशन बना। अभी तक शुक्र है वही अप्लाइड है। अब कोई तकरीबन उसको समझने कितने 51 ईयर्स तकरीबन होने वाले हैं, ठीक है जी। तो अप्रैल 10 1973 को ये अप्रूव किया गया था पार्लियामेंट की तरफ से। 14 अगस्त 1973 को ये प्रोमलगेट अप्लाई हो गया, रेटिफाई कर दिया। रेटिफाई से मुराद क्या है कि 14 अगस्त को दोबारा से पार्लियामेंट ने कहा कि भाई जो 10 अप्रैल को बना था उसको आज हम दोबारा अप्रूव कर रहे हैं, और आज के बाद ये क्या है पूरे मुल्क के अंदर आइन ये वाला लागू हो गया। वो 14 अगस्त पाकिस्तान बना था इसलिए उन्होंने उस एक डे के ऊपर कर दिया, ठीक है जी। कॉन्स्टिट्यूशन इज सुप्रीम अमंग ऑल लॉज, कॉन्स्टिट्यूशन तमाम पाकिस्तानी कवानीन के ऊपर है, क्योंकि आपको पता है कि कॉन्स्टिट्यूशन भी एक कानून ही है, लेकिन छोटे छोटे भी कानून है, बड़े भी कानून, मतलब कॉन्ट्रैक्ट एक्ट भी एक कानून है, कंपनीज एक्ट भी कानून है, पार्टनरशिप एक्ट भी कानून है, एएमएल भी कानून है, ये सारे कवानीन है। लेकिन तमाम कवानीन के ऊपर कौन सा कानून है, आपका कॉन्स्टिट्यूशन है। नीचे वाला कोई भी कानून कॉन्स्टिट्यूशन की वायलेशन में नहीं बन सकता। अब ये होता है इंप्लीमेंट या नहीं वो एक अलग बात है, लेकिन रूल इसकी क्या है बात की कि भाई आप कोई भी कानून कॉन्स्टिट्यूशन की वायलेशन में, कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट नहीं बना सकते। ऐसा कुछ भी नहीं आप कर सकते कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कुछ और लिखा हो और आप उसके अगेंस्ट कानून बनाएं, ये अलाउड नहीं है, वो फौरन नलिफाई हो जाएगा, खत्म हो जाएगा वो, ठीक है। इट कंटेन, अब कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर क्या है जी, कंटेन्स प्रीएम्बल। प्रीएम्बल से मुराद क्या है, उसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन वगैरह स्टार्ट में एक पेज आ जाता है, उसके अंदर मेन मेन बातें, और उस मेन बातों की पहली लाइन ही है कि भाई जो है हाकिमियत अल्लाह की होगी, ठीक है। मतलब अल्लाह हमारा परमानेंट हाकिम है, वो उसकी हुकूमत है, और उसके बाद अवाम की होगी, ठीक है। ये बात वहां पे लिखी हुई है, तो मतलब इतनी ज्यादा अहम बात है कि वोट की ताकत क्या है। अच्छा जी, तो प्रीएम्बल है भाई, उसके बाद 12 पार्ट्स हैं इसके, 12 हिस्से हैं, 280 आर्टिकल्स हैं, ठीक है, और 5 स्केड्यूल्स हैं। 12 पार्ट्स में इसको, मतलब हर पार्ट में कुछ ना कुछ बातें डिस्कस की हैं, ये नीचे मैंने पार्ट्स बताए हैं। अब पेपर के अंदर ना आमतौर पे ये नहीं आता कि इस पार्ट के अंदर क्या लिखा हुआ है। देखें, आप इतनी बारीक बारीक चीजों को याद करने बैठ जाए ना, तो इतना ज्यादा सिलेबस हो जाए ना, आपको थोड़ी स्मार्ट स्टडी की जरूरत है, ठीक है। मतलब आप चीज को पढ़ लें, लेकिन मेरा नहीं ख्याल जिसके ऊपर इतनी एफर्ट आप लगाएंगे कि 12 पार्ट्स को आप याद करने बैठ जाए। बस आपको ये पता होना चाहिए 12 पार्ट्स हैं क्या, और पहले पार्ट के अंदर इंट्रोडक्टरी बात हुई है, फिर फंडामेंटल राइट्स पे बात, इस तरह इस हद तक आप याद करने। अगर एमसीक्यू आ जाए कि इस पार्ट में किसके ऊपर बात हुई, तो वो आपको पता हो, पार्ट के अंदर लिखा गया हुआ है। आई डोंट थिंक कि इसके ऊपर इतनी एफर्ट करने की नीड है कि 2-3 नंबरों के लिए आप इतनी ज्यादा टेंशन लें। तो इसको आप इसी तरह देखें जिस तरह ये बताया गया, और मैं तो इवन ये भी रिकमेंड करूंगा, वैसे मैं करता नहीं हूँ
लेकिन वैसे मेरा यही होता है कि आप बुक पढ़ें, बुक के ऊपर ज्यादा रिलाई करें, रन डाउन को सिर्फ रिवीजन के लिए करें। लेकिन चैप्टर 1 के लिए तो मेरी आपको ये एडवाइस भी है कि आप चाहे बुक ना भी देखें, आप सिर्फ ये लेक्चर सुन लें और आप ये रन डाउन के ऊपर जाएं, इंशाल्लाह आपको चैप्टर 1 एटलीस्ट ये तो आपको बुक देखने बगैर ही क्लियर हो जाएगा। ठीक है जी। बाकी इसके एमसीक्यूज वगैरह तो आपने देखने हैं, क्वेश्चन भी देखने हैं। इसमें से थ्योरेटिकल क्वेश्चन आता है आपका, मतलब कि केस स्टडीज नहीं आती। 12 पार्ट्स हैं, 280 आर्टिकल, इसको आप सेक्शन आमतौर पर वर्ड बोलते हैं, फर्क होता है लेकिन वही समझ लें। और 5 स्केड्यूल्स है। स्केड्यूल क्या है कि एंड पे एक लिस्ट चीजों की बयान की जाती है, तो वहां पर वो उसको 5 स्केड्यूल्स हैं, वो कौन कौन से हैं वो भी देख लेते हैं। 12 पार्ट्स हैं, ये नाम आपके सामने आ गए हैं, आपने बस ये नाम याद रख लेने हैं। मतलब पार्ट 1 के अंदर इंट्रोडक्टरी है, क्या होता है कॉन्स्टिट्यूशन, उसके ऊपर बात की गई है। देन पार्ट 2 के अंदर फंडामेंटल राइट्स जो हैं आपके, उसके ऊपर बात की गई है। फंडामेंटल बुनियादी हुकूक, हर बंदे का जीने का, खाने का, काम करने का, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन करने का, वोट देने का, ये कुछ इख्तियारात हैं, राइट्स हैं एटलीस्ट इसके मुताबिक। फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान, फेडरल पार्टी, अब पाकिस्तान एक फेडरेशन होगी, मतलब एक फेडरल गवर्नमेंट होगी आपकी, देन कुछ प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स भी होंगी, लेकिन मेन आपकी वफाकी हुकूमत होगी। ठीक है जी। इसके ऊपर बात है, फेडरेशन के अंदर कौन शामिल है, प्रेसिडेंट वगैरह शामिल है, प्राइम मिनिस्टर शामिल है, इसकी बात है। प्रोविंसेस की बात अगले पार्ट में आगे, कितने प्रोविंसेस होंगे, उनके क्या इख्तियारात होंगे, उनका क्या रिलेशन होगा, ये आगे पार्ट 5 के अंदर आ गया कि जी प्रोविंसेस और फेडरल का आपस में क्या रिलेशन है। मतलब वही कि गवर्नर्स, आपको पता है ना कि हर सूबे का जो गवर्नर है वो फेडरल गवर्नमेंट लगाती है, इस तरह की बातें उधर रही हैं। बाकी हर प्रोविंस का जो चीफ मिनिस्टर है वो इलेक्ट होकर आता है इलेक्शंस के थ्रू। इलेक्शंस होते हैं, एमपीएस बनते हैं, एमपीएस अपने में से सिलेक्ट करके एक बंदे को क्या करते हैं, इलेक्ट करके चीफ मिनिस्टर बनाते हैं। इसी तरह एमएनएस जो होते हैं वो भी पब्लिक में से आते हैं, पब्लिक उनको वोट देती है, तो आपके 266 सीटों के ऊपर इलेक्शंस होते हैं। फिर उसके बाद रिजर्व सीट्स होते हैं, वो आगे दोबारा मैं बताता हूँ आपको। टोटल बन गई 342 बन जाती हैं। 342 में से 172 सीट्स वाला जो बंदा होता है उसने क्या बनना होता है, प्राइम मिनिस्टर। तो जिसको 172 लोग कह दें, मतलब 50% से ज्यादा कि भाई आप हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, तो वो बन जाता है प्राइम मिनिस्टर। इस तरह चीफ मिनिस्टर का भी हर सूबे का होता है, लेकिन हर सूबे के अंदर एक एक गवर्नर भी होता है। गवर्नर हाउस वगैरह का आपको आइडिया होगा, गवर्नर्स के नाम भी आपने सुने होंगे। तो वो गवर्नर जो होते हैं वो फेडरल गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, ताकि एक रिलेशन बना के रखें। देन पार्ट 6 है, वो आपका फाइनेंस, प्रॉपर्टी, कॉन्ट्रैक्ट, सूट्स वगैरह, मतलब केसेस वगैरह के ऊपर वो बात करता है, किस तरह के लोगों के आपस में रिलेशंस होंगे। देन आपका पार्ट 7 जुडिकेचर। जुडिकेचर का मतलब अदालती निजाम। अदालती निजाम की बात आती है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान की हाईएस्ट कोर्ट होगी। ठीक है। इसके जजेस कितने होंगे, किस तरह उनका इंतखाब किया जाएगा। फिर जो हाई कोर्ट्स हैं उनके जजेस किस तरह हायर किया जाएगा, किस तरह प्रमोट किया जाएगा, उसकी बातें होती हैं। इलेक्शंस आ गए जी पार्ट 8 के ऊपर, जो बड़ी मुश्किल से हुए हैं और अभी तक कुछ समझ नहीं आ रही कि क्या होना है। तो इलेक्शंस का प्रोसीजर जो है वो पार्ट 8 के अंदर है। इलेक्शंस किसने करवाने हैं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब की जिम्मेदारी है इलेक्शंस को फ्री एंड फेयर कंडक्ट करवाना, ये बातें इधर हैं। देन इस्लामिक प्रोविजंस की बात भी आ गई, शरीयत भी, क्योंकि पाकिस्तान इज इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, इस्लामिक रिपब्लिक है एक। ठीक है। तो इसके अंदर भी शरीयत को आपने किस तरह लेकर चलना है, उसकी बातें यहाँ पर डिस्कस हुई हैं। पार्ट 10 है जी इमरजेंसी प्रोविजंस। ये हमें पता है कि आइन के अंदर जो जो भी लिखा हुआ है उसको फॉलो करना तमाम इदारों की, तमाम जो हुकूमत है उसकी जिम्मेदारी है। लेकिन ये पार्ट 10 है इमरजेंसी प्रोविजन, वो ये कहता है कि भाई कोई अगर इमरजेंसी की सिचुएशन आ जाए, कोई ऐसी सूरत आ जाए कि हुकूमत को लगता है कि जी कोई खास किस्म के राइट्स या खास किस्म की चीजों को हम फॉलो नहीं कर सकते, तो उस हिस्से को, आइन के उस हिस्से को सस्पेंड भी कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे हर बंदे का राइट है कारोबार करने का। ठीक है। लेकिन अगर कोई ऐसी वबा आ जाती है कि आप कारोबार नहीं करने दे सकते, जैसे कोविड था, तो वहां पर गवर्नमेंट उस एरिया को, उस सेक्शन को, पार्ट 2 के जो सेक्शन आर्टिकल्स हैं उनको सस्पेंड भी कर सकती है कि यार सिचुएशन ऐसी बनी हुई है कि हम आपको नहीं करवा सकते, आपको अलाउ नहीं कर सकते, हालांकि वहां पर तो अलाउड है। इस तरह फॉर एग्जाम्पल कोई आप कहें कि हर बंदे के पास राइट है, फ्री टू मूव है, वो जहां पे जा सकता है, जाना चाह सकता है। लेकिन अगर जंग लग गई है, कोई इमरजेंसी की सिचुएशन है, तो हुकूमत उस ये जो पार्ट आपका 10 है, इनके आर्टिकल्स की मदद लेते हुए लोगों की जो नकलो हरकत है उसके ऊपर भी पाबंदी लगा देती है। हुकूमत ये कहती है कि भाई अभी आप नकलो हरकत नहीं कर सकते, क्यों? क्योंकि हमने इसको यूज करते हुए जंग से बचाने के लिए ये काम किया। बात आ गई आपको समझ? मतलब है कि ये इसके अंदर जो आर्टिकल है 4-5, वो आपको ये अलाउ करते हैं हुकूमत को कि आप बाकी जो जितने भी पार्ट्स हैं उसमें से किसी भी बात को सस्पेंड कर सकते हैं फॉर द टाइमिंग, लेकिन इसके पीछे बहुत स्ट्रॉन्ग रीजन देनी पड़ेगी कि भाई बाकी इमरजेंसी सिचुएशन है, अदरवाइज तो हर बंदे उठ के करते हैं। ठीक है।
देन अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, अगर कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, आइन के अंदर कोई तरमीम लेकर आनी है, उसका तरीकाकार क्या होगा। पाकिस्तान के अंदर तकरीबन आई बिलीव 27-28 अमेंडमेंट्स आ चुकी हैं अभी तक। अभी 50 सालों के अंदर ही माशाल्लाह इतनी अमेंडमेंट्स आ गई हैं, 100 साल बाद पता नहीं क्या होगा। इतनी तो अभी यूएस में तकरीबन इससे एक दो ही ऊपर है, हालांकि उनके जो है आइन बने हुए 250 साल से ऊपर गुजर चुके हैं। तो अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो किस तरह लेकर आनी है, उसका तरीकाकार यहाँ पे है। देन इसके अलावा मिसलेनियस मतलब कुछ और छोटी मोटी चीजें हैं वो बताइए। तो पार्ट 12 है आपके। देन उसके बाद स्केड्यूल्स आ जाते हैं। स्केड्यूल्स के अंदर थोड़ी सी चीजें डिस्कस है। जैसे फर्स्ट स्केड्यूल के अंदर लिखा हुआ है नो लॉज एग्जेम्प्टेड फ्रॉम ऑपरेशंस ऑफ आर्टिकल 8। अभी आर्टिकल 8 क्या है, क्या ऑपरेशन है, इसको छोड़ें आप, सही है। सेकंड स्केड्यूल जो है उसके अंदर प्रेसिडेंट का इलेक्शन किस तरह होगा उसके ऊपर बात की गई है। थर्ड स्केड्यूल के अंदर ओथ्स ऑफ ऑफिसेज, मतलब है कि जो मुख्तलिफ ऑफिस जैसे प्रेसिडेंट का ऑफिस है, प्राइम मिनिस्टर का ऑफिस है, सेनेटर का, चेयरमैन सेनेट का, स्पीकर हो गया, फिर आपके आर्मी चीफ हो गए, उधर चीफ जस्टिस वगैरह हो गए, इनके ऑफिस के ओथ हलफ इन्होंने किस तरह लेने हैं वो यहाँ पर, मतलब कि लोग जब इलेक्ट होते हैं तो आपने पढ़ा होगा ना, देखा होगा कि वो एक बंदा बोल रहा होता है, प्रेसिडेंट अगर बोल रहा है प्राइम मिनिस्टर से हल्फ वो लेता है, तो वो कहाँ पे वो हल्फ लिखा हुआ है, वो इधर लिखा हुआ है, वो जो लाइनें बोल रही हैं। फोर्थ स्केड्यूल के अंदर लेजिस्लेटिव लिस्ट है, ठीक है, मतलब कानून साजी कौन कौन सी हुई है, कब कब हुई है वो है। तो फिफ्थ स्केड्यूल आपका रेम्युनरेशन एंड टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ सर्विस ऑफ जजेस, आपके जो जजेस हैं उनको क्या पैसे मिल रहे हैं, कितनी तनख्वाह वगैरह मिलनी है, टर्म्स एंड कंडीशंस क्या होंगे, वो फिफ्थ स्केड्यूल के अंदर बयान किया गया। क्लियर है जी, आइन का आपको थोड़ा आइडिया हो गया। आपके कितने 12 पार्ट्स हैं इसके, ठीक है, 5 आपके स्केड्यूल्स हैं, आपके 280 आर्टिकल्स हैं इसके, ठीक है। तो अब आगे आ जाए गवर्निंग स्ट्रक्चर ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान के अंदर गवर्नेंस जो है किस तरह रूल किया जाता है पाकिस्तान को, उसका तरीकाकार देख लेते हैं। इसमें देखें दो चीजें तो डायरेक्टली इन्वॉल्व हैं आपकी, वो दो कौन सी हैं आपकी, एक आपकी नेशनल असेंबली होगी, मतलब पार्लियामेंट जिसको हम बोल रहे हैं, नेशनल असेंबली एंड सेनेट, दिस इज कॉल्ड पार्लियामेंट, और 7 सदर। तो ये 3 बंदे आपके ये इन्वॉल्व हैं इसमें, ठीक है। तो 3 इदारे आप कर लें। प्रेसिडेंट हाउस, अच्छा प्रेसिडेंट साहब कौन है जी, इसको हेड ऑफ स्टेट कहा जाता है, रियासत का बाप है जी, रियासत का हेड है ये। जबकि प्राइम मिनिस्टर होता है हेड ऑफ गवर्नमेंट, वो गवर्नमेंट का हेड है, ठीक है। अच्छा हेड ऑफ स्टेट है प्रेसिडेंट, मस्ट भी मुस्लिम, कानून कहता है कि उसका मुसलमान होना लाजमी है। कानून कहता है कि आप प्रेसिडेंट को 5 साल के लिए इलेक्ट करेंगे, मतलब इसका भी इलेक्शन होता है, लेकिन इसका इलेक्शन किस तरह होता है, इसको जो बंदे वोट देते हैं वो कौन है, वो आपके तमाम सेनेटर्स, ठीक है, जितने भी सेनेटर्स हैं 100 के करीब, ऐसे 96 अभी होने वाले हैं आगे, तो 100 के करीब आपके जो सेनेटर्स हैं वो सारे भी इसको वोट देंगे। फिर आपके तमाम सूबों के अंदर जो प्रोविंशियल असेंबली एमपीएस है, मतलब पंजाब के, केपी के, बलूचिस्तान के, सिंध के तमाम एमपीएस, हर किसी के पास एक एक वोट है, वो भी वोट देंगे। देन आपकी नेशनल असेंबली तमाम एमएनए, तकरीबन आपके 342 एमएनए जो हैं वो भी एक एक सबका वोट है। अब ये तकरीबन बंदे आपके बन जाते हैं। अभी इलेक्शंस हुए हैं तो आपको थोड़ा सा आई होप आइडिया होगा, 859 सीटों के ऊपर इलेक्शन हुए हैं, मतलब है उसमें से खैर कुछ एक दो सस्पेंड भी हुई हैं, लेकिन चलो समझ लें कि 850 सीटों के ऊपर हुआ है। अब 850 ये जो सीट्स हैं, मतलब एमएनए भी इसमें शामिल है, एमपी भी शामिल है और दूसरे भी। अब ये हैं जनरल सीट्स, अब इसके ऊपर कुछ रिजर्व सीट्स भी मिलती हैं हर पार्टी को, ठीक है। तो कर के तकरीबन आपकी 1000 बंदा ये हो गया। देन आपका सेनेटर कोई 100 है, तो 1100 के करीब बंदे हैं, 1100 लोग जो हैं वो वोट देंगे। तो कोई भी शख्स प्रेसिडेंट के तौर पे इलेक्शन में खड़ा हो सकता है। आमतौर पर जिस पार्टी की नेशनल असेंबली के अंदर मेजोरिटी होती है वो पार्टी अपना बंदा नॉमिनेट करती है कि जी इस बंदे को हम वोट दिलवाना चाह रहे हैं। दूसरी पार्टी भी कर सकते हैं, फिर वो 1100 1150 बंदा जो है वो एक एक वोट देगा, जिसको ज्यादा वोट पड़ गए वो बंदा क्या बन जाएगा, प्रेसिडेंट बन जाएगा फॉर 5 ईयर्स। लेकिन 5 ईयर्स के साथ अब एक नुकता आप ये पूछ सकते हैं कि अलवी साहब जो थे पाकिस्तान के सदर हैं इस वक्त हैं, ये बने थे जी आपके जब जुलाई 25 जुलाई 18 को इलेक्शंस हुए थे, ठीक है, जब पीटीआई की गवर्नमेंट आई थी उस वक्त ये प्रेसिडेंट बने थे। लेकिन अब ये 5 साल तो गुजर चुके हैं, 18 के बाद मतलब 23 में खत्म होना चाहिए था इन्हें, लेकिन अभी तक क्यों मौजूद है, क्योंकि पाकिस्तान में 5 साल बाद इलेक्शन हुए ही नहीं, जो होने चाहिए थे आइन के मुताबिक वो नहीं हुए, जिसकी वजह से अभी तक ये प्रेसिडेंट साहब मौजूद हैं। अब 2 चीजें हैं, एक तो यह कि प्रेसिडेंट 5 साल के लिए होगा, लेकिन जब तक अगला प्रेसिडेंट नहीं आता, क्योंकि अगले प्रेसिडेंट की हल्फ लेने तक ये बंदा वहां पर मौजूद रहेगा। अब जब तक अगला नहीं आता, वो पता नहीं कब आएगा, जो अभी भी सिचुएशन है, तो जब भी कभी अगले भाईजान आएंगे तब तक यही मौजूद रहेंगे, ठीक है। लेकिन अगर ये चाहें तो दोबारा भी इलेक्शन के लिए अपने आप को जो है प्रेजेंट कर सकते हैं कि मैं दोबारा प्रेसिडेंट बनना चाह रहा हूं, लेकिन नॉट फॉर मोर देन 2 कंसेक्यूटिव टर्म्स, लेकिन 2 बार इकट्ठे से के ज्यादा नहीं। मतलब है कि अगर फॉर एग्जाम्पल ये अलवी साहब दोबारा कहते हैं मैं बनना चाहता हूँ, बन सकते हैं अगर वोट हुए तो। लेकिन अगर वो तीसरी बार भी मैं बनना चाहता हूं, तो अब तीसरी बार कंसेक्टिव नहीं बन सकते, एक बार ब्रेक आएगी, कोई और बनेगा, फिर अगर इनकी पार्टी के पास वोट है तो दोबारा आके बन सकते हैं। होपफुली आपको बात समझ आ गई होगी, ठीक है जी।
प्राइम मिनिस्टर कीप्स हिम इन्फॉर्म अबाउट लेजिस्लेशन एंड इंटरनल एंड फॉरेन पॉलिसी मैटर। प्राइम मिनिस्टर साहब इसको वक्तन फक्तन बताते रहते हैं कि ये कानून साजी हो रही है, ये कुछ फॉरेन मैटर्स हैं, जो मुल्क बाहर के मुल्क हैं उनके साथ हमारे ये रिलेशन चल रहे हैं, वक्तन फक्तन बता देते हैं। सही है। तो प्रेसिडेंट के पास खुद कोई इतनी अथॉरिटी नहीं होती, प्राइम मिनिस्टर के कहने पर या कैबिनेट के कहने पर उसमें चलना होता है। प्रेसिडेंट एक्ट्स इन अकॉर्डेंस विद द एडवाइस ऑफ पीएम और कैबिनेट। प्रेसिडेंट अप्रूव्स लॉज पास्ड बाय एनए एंड सेनेट। ये बस किसके पास है, लेकिन ये भी लिमिटेड सी अथॉरिटी आगे पढ़ लेंगे। मतलब है कि नेशनल असेंबली और सेनेट ने जो कवानीन पास करने हैं, एंड पे मेहमान खुसूसी के तौर पर प्रेसिडेंट साहब ने उसके ऊपर बस साइन करके उसको ओके करना होता है। ठीक है जी, तो ये हो गया प्रेसिडेंट आपका। अब नेक्स्ट आ गया जी प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर को ना हेड ऑफ गवर्नमेंट है, हुकूमत का सरबराह है, जबकि प्रेसिडेंट क्या था, रियासत का सरबराह था। ठीक है। जो है प्राइम मिनिस्टर मेल भी हो सकती है, फीमेल भी हो सकती है। आपको पता है बेनजीर भुट्टो फीमेल थी, ठीक है, वो भी प्राइम मिनिस्टर बनी, तो मेल्स भी बन सकते हैं, दोनों हो सकते हैं। ही शी इज एन एमएनए इलेक्टेड बाय मेजॉरिटी ऑफ एमएनए। पहले नंबर पे तो वो उसका खुद का एमएनए होना जरूरी है कि वो कहीं ना कहीं से नेशनल असेंबली का इलेक्शन उसने जीता हो। मतलब अभी जैसे इलेक्शंस हुए हैं तो जो लोग एमएनए बने हैं, हर किसी के पास एक राइट जरूर है कि वो बन सकते हैं प्राइम मिनिस्टर, अगर उनके पास वोट है। ठीक है। अब ऑब्वियसली होता ये है कि जो पार्टी का हेड है या जो पार्टी का हेड जिसको चाहता है उसको वो नॉमिनेट कर देता है कि हमारी तरफ से प्राइम मिनिस्टर की पोजीशन के लिए ये बंदा हम नॉमिनेट कर रहे हैं। तो हमारी पार्टी के तमाम एमएनए और जो लोग और भी इसको वोट देना चाहते हैं, दूसरे एमएनए, वो भी इसको वोट दे सकते हैं। अब भाई 172 का फिगर है, वो मिनिमम आपने अचीव करना होता है। अगर आपको 200 वोट पड़े हैं फिर भी एमएनए, लेकिन कम से कम आपको 172 पड़ने चाहिए। वो क्यों जरूरी है, क्योंकि टोटल जो एमएनए होते हैं वो 342 होते हैं। 342 का हाफ आपका कितना बनता है, 171 बनता है। अब वो तो 50% हो गया, 50 से एक बंदा ऊपर होना जरूरी है लास्ट में। तो 172 कम से कम अगर लोग उसके हक में वोट दे दें कि भाई हमें ये वाला एमएनए बतौर प्राइम मिनिस्टर मंजूर है, तो वो क्या बन जाएगा, वजीर आजम आपका बन जाएगा। अब उसकी जो अपॉइंटमेंट है वो प्रेसिडेंट करता है, मतलब प्रेसिडेंट साहब उसका हल्फ लेते हैं और अप्रूव कर देते हैं कि हाँ जी ये आज से हमारा प्राइम मिनिस्टर है। क्लियर है जी। प्राइम मिनिस्टर की एक फेडरल कैबिनेट होती है, वफाकी काबीना, आपने वर्ड सुना होगा, मतलब उसके अंदर वुजरा शामिल होते हैं, मिनिस्टर्स भी होते हैं और एडवाइजर्स भी होते हैं। ठीक है। जिनको कौन इलेक्ट करता है, मतलब किसकी मर्जी से, प्राइम मिनिस्टर की मर्जी से, लेकिन उनके जो अप्रूवल है वो प्रेसिडेंट देता है। आपने देखा होगा न्यूज वगैरह में, तो वफाकी वुजरा की हलफनामा, हल्फिया तकरीब, सही है, वो किसने की, प्रेसिडेंट हाउस में हो रही है। प्रेसिडेंट, तो प्रेसिडेंट साहब ने सिर्फ हल्फ लेने हैं उनसे मेहमान खुसूसी के तौर पर, बाकी वो पीएम की एडवाइस पर वफाकी काबीना बनती है। अच्छा, वफाकी काबीना के अंदर एक लोग होते हैं वजीर, मिनिस्टर्स, और एक होते हैं मशीर, जिनको एडवाइजर्स बोला जाता है। अगर आप वजीर बनना चाहते हैं, मिनिस्टर बनना चाहते हैं, तो आप यू मस्ट बी एन एमएनए। एमएनए होना जरूरी है मिनिस्टर होने के लिए। लेकिन अगर आप एमएनए नहीं है, स्टिल प्राइम मिनिस्टर को कोई एक बंदा मुनासिब लगा, उसने कहा इसको इन्वॉल्व कर लेते हैं। जैसे पिछली गवर्नमेंट में आपको बताऊं तो वो जो थे हमारे हफीज शेख थे, वजीर खजाना, सही है, वो बेसिकली मशीर खजाना थे, वजीर खजाना नहीं थे, क्योंकि वो इलेक्टेड एमएनए नहीं थे, लेकिन गवर्नमेंट ने उनको अपने साथ किया। सही है। शौकत तरीन थे, बाद में सेनेटर खैर बने, लेकिन पहले वो क्या थे, आपके इलेक्टेड पर्सन नहीं थे, तो उनको अपने साथ ले लिया गया। तो अगर कोई सेनेटर या एमएनए नहीं है तो फिर वो मिनिस्टर नहीं कहलाता, उसको एडवाइजर कहा जाता है। हालांकि एडवाइजर और मिनिस्टर की जो वैल्यू है, जो अथॉरिटी है, बिल्कुल सेम है। बात आ गई है होपफुली आपको समझ। फेडरल मिनिस्टर्स या एडवाइजर्स आर सपोर्टेड बाय रेलेवेंट सेक्रेटरीज एंड डिपार्टमेंट्स। अब हर जो वफाकी वजीर है या मशीर है, उसको फिर सपोर्ट, जैसे आप कहें कि बिजली का एक मिनिस्टर बन गया, कानून का मिनिस्टर बन गया, तो उसने खुद तो नहीं ना भाई सारा कुछ करना, उसके साथ उसका डिपार्टमेंट खड़ा होता है, उसके साथ उस डिपार्टमेंट का सेक्रेटरी, जो आमतौर पर 21वें 22वें ग्रेड का बंदा होता है, गवर्नमेंट ऑफिसर होता है, वो उसको सपोर्ट साथ साथ करता है। क्लियर है जी। अब आ जाए, बात आ रही है सेनेट के ऊपर और नेशनल असेंबली के ऊपर। मतलब दो बंदे तो हमने देख लिए, जो मेन क्या थे, प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर। अब दो इदारे मजीद देख लेते हैं जो मेन है, सेनेट एंड नेशनल असेंबली। सेनेट है जी परमानेंट लेजिस्लेटिव बॉडी। अब ये जरा बात गौर से समझनी है बिल्कुल। उसके साथ नेशनल असेंबली को भी देख लेते हैं। लेकिन नेशनल असेंबली इस वक्त पाकिस्तान में मौजूद है, आप बताएं इस वक्त, इस डेट के ऊपर पाकिस्तान में नेशनल असेंबली मौजूद है। आज क्या डेट है आपकी, आई गेस 18 फेब 2024। क्या आज की डेट पे कोई मौजूद है? नहीं मौजूद। केयर टेकर गवर्नमेंट है, निगरान हुकूमत है। इलेक्शन असेंबली, नेशनल असेंबली तो नहीं ना मौजूद। लेकिन क्या सेनेट आज भी मौजूद है? सेनेट भाई आज भी मौजूद है, इसलिए सेनेट को कहा जाता है परमानेंट लेजिस्लेटिव बॉडी। देखें, नेशनल असेंबली के इलेक्शन होने होते हैं हर 5 साल बाद। पाकिस्तान में तो खैर पहले भी टूट जाती हैं, लेकिन इनके इलेक्शन कब होने होते हैं? 5 साल बाद। सेनेट टूट नहीं सकता, सेनेट को नहीं आप तोड़ सकते। ठीक है। और सेनेट के इलेक्शंस इकट्ठे कभी भी नहीं होते। नेशनल असेंबली के लेट से आप ना भी तोड़ो,
जिस तरह इस बार पूरी तो हुई है ना किसी तरह, लेकिन स्टिल अब क्या हुआ कि पूरी की पूरी नेशनल असेंबली के इलेक्शन होने लग गए हैं। इसका मतलब है कि नेशनल असेंबली मौजूद ही नहीं है, वो तो इलेक्शन में गए हुए हैं लोग, ठीक है। जबकि सेनेट के अंदर क्या होता है, एक टाइम के ऊपर तमाम सेनेटर्स के जो लोग हैं तमाम, उन तमाम के इलेक्शंस एक ही टाइम पे नहीं होते, बल्कि 50-50% के होते हैं। आधों के 3 साल बाद होते हैं, फिर आधों के अगले 3 साल बाद होते हैं। हर सेनेटर 6 साल के लिए बनता है, जबकि एमएनए बनता है 5 साल के लिए, अगर उसको निकाला ना जाए। तो आपका क्या है जी, सेनेटर साहब बनते हैं फॉर 6 ईयर्स, तो सेनेट होता है 6 साल का। लेकिन जब 3 साल गुजरेंगे तो जो पहले 3 साल पहले जिनके 6 साल पूरे हो चुके हैं वो रिटायर हो जाते हैं, उनकी जगह पे इलेक्शन होते हैं। मतलब है कि आधा सेनेट अभी भी मौजूद है, फिर उनके इलेक्शन होंगे अगले 3 साल, बाकी वालों के इलेक्शन होंगे, तो सेनेट हमेशा मौजूद होता है। इसलिए इसको क्या बोलते हैं, परमानेंट लेजिस्लेटिव बॉडी। होपफुली आप क्लियर है बात, ठीक है। अच्छा जी, देन आगे इक्वल रिप्रेजेंटेशन फ्रॉम ऑल प्रोविंसेस। मसला यह था कि सेनेट बनाने की क्यों जरूरत पेश आई भाईजान, इसकी जरूरत इसलिए पेश आई कि नेशनल असेंबली जो है आपकी, नेशनल असेंबली के अंदर पॉपुलेशन वाइज सीटें होती हैं, मतलब कि जिसकी ज्यादा आबादी है। जैसे आप देख लें लाहौर की जो जनरल सीट्स की बात करें, तो लाहौर के अंदर आपकी जनरल सीट्स तकरीबन आई बिलीव 12 थी आई गेस, ठीक है। कराची की आप बात करें 22 जनरल सीट्स थी, जबकि आप छोटे सिटीज की बात करें एक एमएनए भी नहीं होता मुश्किल से उनका। बलूचिस्तान की बात करें, पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा है, अब रकबे के लिहाज से, एरिया के लिहाज से तकरीबन 50% ऑफ पाकिस्तान टोटल एरिया वो बलूचिस्तान में है, लेकिन उनके एमएनए मुश्किल से 16 है, ठीक है। तो इसका क्या मतलब है कि भाई जो एमएनए होते हैं, जो नेशनल असेंबली के मेंबर्स होते हैं, और जो एमपीएस भी होते हैं इवन, वो किस बेस पे बनते हैं, वो आपके पॉपुलेशन वाइज बनते हैं। अब पॉपुलेशन सबसे ज्यादा पंजाब में, तो तकरीबन 141 जो एमएनए थे इस बार वो पंजाब से उनके इलेक्शन हुए हैं। बात आ रही है समझ। अब आप देखेंगे 342 में से 141 सॉरी 266 में से जनरल सीट्स की बात कर रहा हूं, आगे कर लेते हैं कि बाकी फर्क क्या है। जनरल सीट्स हमारे जिनके ऊपर जनरल इलेक्शन होते हैं, जो पब्लिक चूज करती है, बाकियों को पब्लिक चूज नहीं करती है, पार्टीज खुद चूज करती है। 266 में से 141 जो है 50% से भी ज्यादा वो सिर्फ पंजाब से हैं। बाकी 3 सूबे तो फिर कहते हैं कि भाई ये क्या मसला हो गया कि हमारे पास तो एमएनए पूरे नहीं है, अगर हमने अपनी भी बात मनवानी हो, हमने अपने सूबे के हक के लिए कोई आवाज उठानी हो, हमारे पास तो आवाज उठाने के लिए बंदे नहीं है उतने मौजूद। फिर वहां पे सेनेट का वजूद आ गया, सेनेट आया जी, सेनेट को फिर कहा गया कि चले ऐसे करते हैं कि रिगार्डलेस ऑफ पॉपुलेशन, रिगार्डलेस ऑफ एरिया, कितना एरिया, कितना कम, कितना ज्यादा, हर सूबे को इक्वल रिप्रेजेंटेशन दे दी गई। नेशनल असेंबली के अंदर इक्वल नहीं है, बात आ रही है समझ। नेशनल असेंबली के अंदर सबसे ज्यादा सीटें क्या है, पंजाब की। इसलिए अक्सर कहा जाता है जो पंजाब से एमएनए के इलेक्शन जीतते हैं वही पार्टी फेडरल में गवर्नमेंट बनाती है। क्यों? क्योंकि सबसे ज्यादा सीटें इधर है, और सबसे बड़ा जो सूबा था एरिया के लिहाज से सबसे कम सीटें उसकी हैं। आपके बलूचिस्तान की सबसे ज्यादा सीटें पंजाब की हैं, देन सिंध की हैं, देन केपीके की हैं, और सबसे कम एमएनए की सीटें किसकी हैं, बलूचिस्तान की हैं। इस तरह एमपीएस की भी बात की जाए तो सबसे ज्यादा एमपीएस किसके होते हैं, प्रोविंशियल असेंबली पंजाब के सबसे ज्यादा, क्योंकि बड़ा सूबा ये आबादी के लिहाज से। देन आपका सिंध, देन केपीके, और सबसे जो बड़ा एरिया वाइज है, लेकिन एमपी उसके छोटे हैं। क्यों? क्योंकि एमपी और एमएनए बनते पॉपुलेशन के हिसाब से। आई होप ये बात समझ आ रही है, मैं रिपीट इसको कर रहा हूँ। अच्छा, अब सेनेट जो है, सेनेट के अंदर फिर इक्वल रिप्रेजेंटेशन दे दी उन्होंने, कहा छोटा बड़ा हर सूबा क्या है, 23 बंदे, 23 सेनेटर्स ईच, सही है। उसने कहा हर प्रोविंस में से 23 सेनेटर्स बनेंगे, चाहे आबादी कम है चाहे आबादी ज्यादा है, 23 सेनेटर्स बन जाएंगे। और इस्लामाबाद में से कितने बनेंगे, 4 बनेंगे। तो ये आपके टोटल कितने हो गए, आपके 92 और 4 क्या हो गए, आपके 96 हो गए। अच्छा, पहले क्या होता था कि फाटा जो था, फाटा को अलग से दिए गए थे, ठीक है। फाटा के अलग से क्योंकि वो ट्राइबल एरिया था, वो केपीके से अलग उस वक्त था। लेकिन पिछली गवर्नमेंट में क्या हुआ, वो केपीके में उसको शामिल कर लिया गया। अब जब शामिल कर लिया गया तो वो केपीके का पार्ट हो चुका है। जब पार्ट हो गया केपीके का, तो ऑब्वियसली फिर क्या है, अब उसके अलग से तो नहीं सेनेटर्स बन सकते। वो केपीके के जो 23 सेनेटर्स थे उन्हीं के अंदर ही उनके भी आ जाएंगे। क्लियर है बात। तो अभी इसलिए पहले उनके अलग होते थे, अब इधर आ गए। तो उनके जो फाटा के साइंटिस्ट थे वो कुछ तो रिटायर हो चुके थे, कुछ अभी 2024 में, बाकियों के भी 3 साल पूरे जो रहते थे, मतलब 6 साल पूरे हो जाएंगे, वो भी रिटायर हो जाएंगे। तो अब आइंदा से 24 के बाद हमारे 96 हो जाएंगे साइंटिस्ट। होपफुली बात की आप, तो पहले 104 होते थे, 8 होते थे उनके। क्लियर है जी। अच्छा, अब ये इलेक्ट इनको कौन करता है, देखें इनको इलेक्ट किया जाता है 6 साल के लिए रेलेवेंट प्रोविंस में से, क्योंकि हमने कहा कि हर प्रोविंस के 23 हैं और इस्लामाबाद के 4 हैं, ठीक है। अब इन 4 ये जो 23 और 4 हैं, इनमें ना कुछ होते हैं जो डायरेक्टली इलेक्ट होके आते हैं, मतलब कि डायरेक्टली समझा रेलेवेंट सूबे में से, और कुछ होता है टेक्नोक्रेट्स की भी हैं, और कुछ विमेन, कुछ औरतें भी होती हैं रिजर्व सीट्स के ऊपर इधर भी आती हैं, ठीक है। तो अब पंजाब के सेनेटर हैं, तो पंजाब के जितने भी एमपी हैं
वो वोट दे के अपने सेनेटर्स को बनाएंगे। 23 में से हाफ मतलब हर बार बनते हैं, ठीक है, 11-12 के करीब। और हर सूबे के अंदर इस तरह होगा कि एमपीएस बनाते हैं अपना अपना सेनेटर। बात समझ आ गई है? अब यहाँ पे देखें, जो सूबों का अपना एक वो दुख था कि हमारे छोटे सूबों की आवाज नहीं उठाई जाती, उन्होंने कहा भैया आपको सेनेटर दे दिए ना, और चले खुश हो जाए। सेनेट को हम अपर हाउस कह देते हैं, उनका अहमियत भी हम बड़ी कर देते हैं, ठीक है। अब खुश हैं आप, सही है। तो अब 3 साल बाद हाफ रिटायर होते हैं, बाकी जो हाफ है वो अगले 3 साल बाद, टोटल 6 साल हो जाते हैं। सेनेटर्स जो हैं, जितने भी अब सेनेटर हैं, जो 96 सेनेटर्स हैं, ये इलेक्ट करते हैं अपने में से ही एक बंदे को, जिसको बोला जाता है चेयरमैन सेनेट, ठीक है। जिस तरह एमएनएस ने अपने में से एक बंदे को सिलेक्ट किया, उसको क्या बोला? प्राइम मिनिस्टर। और यहां पर आपका क्या है? चेयरमैन सेनेट, और एक दूसरे नंबर पे वो भी सेनेटर ही होता है, वो उसके अंदर डिप्टी चेयरमैन उसको बोला जाता है, ठीक है, डिप्टी चेयरमैन सेनेट। देन चेयरमैन एक्ट्स एज प्रेसिडेंट इफ ऑफिस बिकम्स वेकेंट अंटिल न्यू प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड। अगर प्रेसिडेंट साहब फोर्थ हो जाएं और अभी तक नया प्रेसिडेंट नहीं आया, या प्रेसिडेंट रिजाइन कर गया है, छोड़ के चला गया है और नया प्रेसिडेंट नहीं आया, तो तब तक जो चेयरमैन है आपका वही सदर कहलाएगा। इसको कायम मुकाम या एक्टिंग प्रेसिडेंट भी बोला जाता है। बात आई समझ कि अगर प्रेसिडेंट मौजूद नहीं है, प्रेसिडेंट फोर्थ हो गया या प्रेसिडेंट छोड़ के चला गया है, और जब तक अगला प्रेसिडेंट इलेक्ट नहीं किया जाता है, और तो बीच में कुछ भी टाइम है, 15, 20, 25, 30 दिन, तब तक चेयरमैन सेनेट जो है वही प्रेसिडेंट के तौर पर काम करेगा। ओके, रोल ऑफ सेनेट इज टू रिप्रेजेंट ऑल प्रोविंसेस इक्वली, ये हमें पता लग गया है। एवरी लॉ एक्सेप्ट मनी बिल, मनी बिल बजट भी इसको बोला जाता है। मनी बिल के अलावा तमाम के तमाम कवानीन नेशनल असेंबली में भी पास होने चाहिए और सेनेट में भी पास होना चाहिए। मनी बिल सिर्फ नेशनल असेंबली में पास होना है, ये बात आपने याद रखनी है। मनी बिल जिसको बजट भी बोला जाता है, फाइनेंस बिल भी बोला जाता है, वो सिर्फ नेशनल असेंबली में पास होना है। जबकि जो आपके इसके अलावा जितने भी कवानीन है, सही है, छोटा मोटा जो भी कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, ये तो खैर पुराने हैं, नए वाले की बात, एएमएल आपने देखा है, आपने इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट्स के वो देखे हैं, ये जितने भी आपके बिल्स हैं, ये बिल सारे के सारे पहले नेशनल असेंबली या सेनेट दोनों में से एक में कहीं पे जाएंगे, फिर दूसरे हाउस में जाएंगे, मतलब दोनों हाउसेस से पास होने जरूरी है, एक्सेप्ट मनी बिल। फाइनेंस बिल को फौरन करना होता है, जून में आता है और 1 जुलाई से इंप्लीमेंट होता है। अगर सेनेट में भेज दिया, काम लंबा चौड़ा ना हो जाए कहीं अप्रूवल का, सही है। इसलिए वो क्या कहते हैं, सिर्फ नेशनल असेंबली में उसको पास करो मेजोरिटी के साथ। बात क्लियर है जी? बिल्कुल। अब आ जाए नेशनल असेंबली क्या होती है। नेशनल असेंबली के अंदर भाई जो सीट्स हैं उसकी, वो आपकी पॉपुलेशन वाइज डिवाइड की जाती हैं कि हर इलाके की, कहीं कहीं पे एमएनए 5 लाख वोट से बन रहा होता है, मतलब उसके टोटल जो वोटर्स होते हैं, कहीं पे 6 लाख, मतलब पॉपुलेशन वाइज वो बनते हैं, ठीक है। मेंबर्स ऑन जनरल सीट्स, जनरल सीट्स मतलब जनरल इलेक्शन, जिसको हम वर्ड बोला जाता है, जीई, सही है। जनरल इलेक्शन जो होते हैं उसके अंदर एमएनए आपके इलेक्ट होते हैं। ये 5 साल के लिए, कानूनी तौर पे तो 5 साल के लिए है, लेकिन बस, ठीक है जी। टोटल 342 है सीट्स, लेकिन 266 के ऊपर इलेक्शन होता है। अब ये समझना है, मतलब पीछे कितने बच गए? तकरीबन 34, 42, 66, 76, सही है। 266 के ऊपर इलेक्शंस होते हैं जो पब्लिक वोट देती है। अभी जो आप लोगों ने वोट दिए हैं वो आपने 266 एमएनए पूरे मुल्क के अंदर, सही है, उनको आपने दिए हैं। तो मतलब स्टार्ट होते हैं केपी के वाली साइड से, चित्राल से आई बिलीव स्टार्ट होते हैं, और फिर केपी के बाद इधर को आ जाते हैं इस्लामाबाद के एमएनए, मतलब नंबर आपने देखे होंगे, एनए 1, 2, 3, 4 इस तरह होते हैं। इस्लामाबाद, पिंडी, इस तरह कर करा के फिर सिंध की तरफ चले जाते हैं, ठीक है। सिंध में फिर होते हैं, फिर उसके बाद बलूचिस्तान आ जाता है। तो इस तरह करके ये सारे 266 सीटों के ऊपर इलेक्शन होते हैं। ये बदलती भी रहती हैं, जैसे लास्ट टाइम थोड़ी आई बिलीव 270 थी, इस बार थोड़ी कम की है उन्होंने, तो ये ऊपर नीचे होती रहती है। इलेक्शन कमीशन या जो मुतल्लिका का है वो अपने हिसाब से करवाते हैं। तो ये 266 सीट्स के ऊपर इलेक्शन हुए हैं भाई, ठीक है। अब हर ये जो पार्टी होती है उनके पास फिर रिजर्वेशन होती है। आजकल आप सुन रहे होंगे जिस तरह पीटीआई से इन्होंने बैठ ले लिया था, तो उनके तमाम लोग आजाद के तौर पे, आजाद से मुराद है कि किसी भी पार्टी के साथ हम फिलहाल नहीं है। वैसे ऑब्वियसली पार्टी उनको सपोर्ट कर रही है, लोगों को पता था और उन्होंने जीती भी है, जो भी है सामने आपके, तो लेकिन वो आजाद तस्वर किए जा रहे हैं, ठीक है। अब कानून एक ये है, आइन ये कहता है कि भाई हर पार्टी के पास रिजर्व सीटें भी हैं। मतलब है कि हर पार्टी जो जीतती है इलेक्शन, उसको लोगों ने अपना मैंडेट दिया है, और लोग ये चाहते हैं कि भाई आप औरतों को भी लेकर आए, और आप जो है माइनॉरिटीज हैं, जो नॉन मुस्लिम्स हैं, उनको भी आप असेंबली के अंदर लेकर आए। तो हर पार्टी के पास ऑप्शन है। अब एक ना फॉर्मूला है, फॉर्मूला तकरीबन ये है कि हर 3.7 या 3.6 सीट्स जिसके पास हो, उसको एक सीट मिलेगी रिजर्व वाली, ठीक है। मतलब माइनॉरिटी या विमेन को अब उसमें रख सकता है। बात आ रही है समझ? मतलब अगर हम कहें कि जी एक पार्टी उसके पास 100 सीटें हैं,
तो वो तकरीबन आप ये समझ लें कि 26-27 सीटें उसके बाद रिजर्व वाली भी आ जाएंगी। तो ये जो ऊपर वाली 76 सीटें हैं ना, ये इस तरह डिवाइड हो जाती हैं तमाम पार्टीज के अंदर। आजाद लोगों का मसला ये होता है कि आजाद लोग क्योंकि किसी पार्टी में नहीं होते अभी तक, तो वो नहीं ये ले सकते, इसलिए अभी ये इंडिपेंडेंस जो है आजाद जीते हैं, ये भी आप किसी ना किसी पार्टी में शमूलियत इख्तियार करेंगे, फिर उस पार्टी के प्लेटफॉर्म से ये रिजर्व सीटें मिलेंगे। तो क्योंकि टोटल 342 लोग हैं एमएनएस हैं, जिसमें से 266 लोग इलेक्शन लड़के आते हैं, बाकी के जो 76 लोग हैं वो क्या जी, पार्टीज उनको अपने नॉमिनेट करती है। फॉर्मूला जो भी इलेक्शन कमीशन ने दिया हुआ 3.6 या 3.7 सीट के अगेंस्ट एक सीट आपको मिलेगी। अब ये 342 जो लोग हैं, ये अपने में से 3 बंदे चूज करते हैं। 3 कौन से हैं? सबसे पहले तो वहां पे क्योंकि प्राइम मिनिस्टर का इलेक्शन होना है, तो ये प्राइम मिनिस्टर का इलेक्शन बनाने के लिए उधर वोटिंग शोटिंग कराने के लिए कोई ना कोई बंदा मौजूद होना चाहिए। उस बंदे को बोला जाता है स्पीकर ऑफ नेशनल असेंबली। तो ये 342 बंदे पहले तो अपने में से एक स्पीकर को चूज करते हैं, इलेक्ट करते हैं, ठीक है, और एक डिप्टी स्पीकर को करते हैं। अब जब तक वो स्पीकर और डिप्टी स्पीकर इलेक्ट नहीं होते, तो पुरानी असेंबली वाला जो स्पीकर था वो वहां पे मौजूद होता है। वो पहले आता है, वो सबसे पहले कहता है चलो जी मुबारक हो, सबको इलेक्शन हो गए हैं। अब हम क्या करते हैं, एक नए वाला स्पीकर चूज करते हैं ताकि मैं साइड पे हो जाऊं और नए वाला स्पीकर आगे आपके प्रोसीडिंग्स को बढ़ाए। तो सबसे पहले इलेक्शन होता है स्पीकर का एंड डिप्टी स्पीकर का, ठीक है, सिंपल है। 342 टोटल है, 342 इसमें से 172 ने किसी बंदे के हक में वोट देने हैं, वो स्पीकर डिप्टी स्पीकर बन गए। अब पुराने स्पीकर साहब चले गए, नए वाले वो गाउन सा पहन के ब्लैक सा, वो आके अपनी सीट पर विराजमान हो गए। अब उन्होंने आके फिर आगे प्रोसीडिंग करनी है, चले अब हम जा रहे हैं प्राइम मिनिस्टर के इलेक्शन की तरफ, ठीक है। प्राइम मिनिस्टर के इलेक्शन में फिर वही कि जी इधर से ये बंदा है, इधर से ये बंदा है, ठीक है, जो जिसको वोट देना चाहता है वोट डाले। अब उनको वोट डलते हैं, अगर 172 मिनिमम वोट डल गए, ज्यादा जितने मर्जी डल जाए, तो वो बंदा क्या बन जाता है, प्राइम मिनिस्टर बन जाता है फॉर 5 इयर्स, अनलेस मूड चेंज हो जाए किसी का, ठीक है। तो इनका सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन, इंपॉर्टेंट काम क्या है, लेजिस्लेशन, कानून साजी करना है, सड़कें बनाना, गलियां बनाना, ये बिजली के ट्रांसफार्मर, ये एमएनएस का काम नहीं है, ये भाई इदारों का काम है, मतलब बल्दिया के काम है या वापडा के काम है ट्रांसफार्मर वगैरह सही करना। एमएनए का काम सिर्फ और सिर्फ क्या है, कानून साजी करना है। अगर एमएनए को लगता है कि मेरे इलाके के अंदर यूनिवर्सिटी नहीं है, तो ये नहीं यूनिवर्सिटी बनाने लग जाए वहां पे बैठ के, उसने जाके आवाज उठानी नेशनल असेंबली में और एक करारदाद पेश करनी है कि मेरे लोगों को वो यूनिवर्सिटी चाहिए, आप एक कानून इधर बनाए कि वहां पे यूनिवर्सिटी बननी चाहिए, उसने इस तरह काम करना है। क्लियर है? तो नेशनल असेंबली के अंदर एमएनए का काम सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, कानून साजी, और सेनेटर का काम भी कानून साजी ही है। ठीक है जी, चलें अब आ जाए आगे। लास्ट जो हमारा थोड़ा सा रहता है कि बिल्स किस तरह पास होते हैं, प्रोसेस ऑफ लेजिस्लेशन। ये जो कानून साजी की हम बात, हमने कहा ना आपके 4 सोर्सेज ऑफ लॉ हैं, 4 सोर्सेज ऑफ लॉ। कौन से? पहले नंबर पे लेजिस्लेशन, ये इसकी अब बात कर लेंगे। प्रेसिडेंट, ऊपर हमने बात कर ली है कि हायर कोर्ट के जो फैसले हैं वो छोटी अदालतें उनको मानेगी, वो प्रेसिडेंट होती हैं। देन हमने कहा कि भाई अगर प्रेसिडेंट भी नहीं है, कानून भी नहीं है कोई मौजूद, तो फिर भी फैसला तो करना है, तो फैसला फिर करो मुल्की आपके कल्चर को, कस्टम्स को, लोगों के बिलीफ्स को देखते हुए उसके मुताबिक फैसला करो, ठीक है। अगर वो भी नहीं, चौथे नंबर पे फिर क्या है, कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है। मतलब वो अगर मौजूद भी हो लेकिन सारा कॉन्ट्रैक्ट भी मौजूद है, तो फिर वही बिलीफ के ऊपर क्यों जाना है, कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर ही फैसला कर लो। तो मतलब उनकी कोई हायरार्की ऊपर वाले तीनों की तो है, चौथा लेकिन ये नहीं है कि उनसे नीचे है या ऊपर है। हाँ, वो लेजिस्लेशन से नीचे है लेकिन अलग से उसका भी अथॉरिटी है कॉन्ट्रैक्ट की भी, ठीक है। तो ये प्रोसेस ऑफ लेजिस्लेशन पढ़ लेते हैं। एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, एनी बिल, हमने बात किया कि भाई पास होने से पहले तक उसको बिल कहा जाता है, जब वो पास हो जाता है तब उसको एक्ट बोला जाता है। तो कोई भी चीज जब आप कानून साजी के लिए पार्लियामेंट के अंदर, नेशनल असेंबली या सेनेट के अंदर लेकर जा रहे हैं, तो दैट इज कॉल्ड अ बिल। जब वो पास हो जाएगा तो उसका नाम क्या हो जाएगा, एक्ट, उसको आप बोल देंगे, ठीक है। तो एनी बिल एक्सेप्ट मनी बिल, मनी बिल जिसको बजट भी बोला जाता है, वो आप सिर्फ और सिर्फ नेशनल असेंबली में से पास करवाते हो, ठीक है। लेकिन इसके अलावा कोई भी बिल है, या तो आप सेनेट में भेज दो चाहे दिल करता है, चाहे आप चाहते हो तो भाई नेशनल असेंबली में भेज दो, कोई मसला नहीं है, क्योंकि हर बिल ने दोनों जगहों से पास होना लाजमी है। तो चाहे पहले नेशनल असेंबली में चले जाए, चाहे पहले सेनेट में चले जाए, डजंट मैटर एट ऑल। मनी बिल जो है वो सिर्फ नेशनल असेंबली से पास करवाना है, वो सेनेट में पास करवाने के लिए जाने की जरूरत नहीं है, रिकमेंडेशन के लिए भेज सकते हैं। अच्छा जी, अब पहला सिनेरियो होगा बिल पास विदाउट अमेंडमेंट। आपने लेट्स से नेशनल असेंबली के अंदर प्रेजेंट किया या सेनेट के अंदर किया, नेशनल असेंबली कर लेते हैं ज़ूम, आपने एक बिल किया नेशनल असेंबली के अंदर प्रेजेंट और नेशनल असेंबली ने उसको कर दिया पास, ओके। अब वो कहां पे जाएगा, अब वो जाएगा दूसरे हाउस के अंदर, अपर हाउस के अंदर, सेनेट के अंदर। सेनेट में गया है, सेनेट ने भी उसको उसी तरह ही पास कर दिया, कोई अमेंडमेंट, कोई चेंजेस नहीं की, कोई मशवरा नहीं दिया, उन्होंने कहा जो उधर से है ओके करो पास। बेहतरीन सिचुएशन है, दोनों हाउसेज ने पास कर दिया। अब हमने ऊपर पढ़ा था कि प्रेसिडेंट पास करता है, अप्रूव करता है
एक्ट्स को जो इन्होंने पास किए हो। अब वो बिल जो थे जो दोनों जगह से पास, अभी तक वो बिल वैसे कहला रहा है, अभी एक्ट नहीं बना। अब वो बिल नेशनल असेंबली ने पास किया, सेनेट में गया, सेनेट ने भी पास कर दिया। अब किसके पास जाएगा? मेहमान एक्सोसिएट के पास, प्रेसिडेंट के पास। प्रेसिडेंट साहब ने क्या कर देनी है, उसके ऊपर एसेंट अपनी मर्जी दे देनी है। अच्छा, प्रेसिडेंट साहब उस पर इनकार नहीं कर सकते, उसको कहते हैं नजरसानी की दरख्वास्त कर सकते हैं प्रेसिडेंट। मतलब प्रेसिडेंट को लगा कि यार मेरे मुताबिक तो नहीं सही कानून बनाए, वो वापस भेज देगा नेशनल असेंबली या सेनेट में जहां से उसके पास आया है, ठीक है, 10 दिन के अंदर अंदर। अगर वो 10 दिन के अंदर वापस नहीं करता तो ये अज्यूम किया जाएगा कि उसने पास कर लिया। तो अगर वो वापस भेजना चाह रहे हैं, मतलब टाइम थोड़ा सा लेना चाह रहे हैं मजीद, तो वो प्रेसिडेंट साहब क्या करेंगे, नेशनल असेंबली या सेनेट जहां से उनके पास आया था उधर वापस भेज देंगे कि यार एक बार दोबारा जरा रिकंसिडर करो इसको, मेरे मुताबिक ये मसाइल है इसके अंदर, ठीक है जी। लेकिन अगर वो रिकंसिडर करके दोबारा भेज दे, अब ये प्रेसिडेंट साहब उसको कुछ नहीं कर सकते, वो प्रूफ करना ही पड़ेगा। खैर, तो पहला केस क्या था कि विदाउट अमेंडमेंट, बिल्कुल इजी। दूसरा है कि विद अमेंडमेंट, नेशनल असेंबली में आया या सेनेट में, जहां पर भी दोनों हाउसेज में से एक में आ गया। ये मैं बार बार इसलिए बता रहा हूं कि आपने ये नहीं सोचना कि हमेशा नेशनल असेंबली में ही आएगा पहले या सेनेट में आएगा। भाई कहीं पे भी आ सकता है कोई भी बिल। मनी बिल जो है वो सिर्फ नेशनल असेंबली में आना है, बजट बाकी कहीं पे भी आ जाए। अच्छा, प्रेसिडेंट के पास ना आ जाए, इन दोनों के पास। नेशनल असेंबली के पास आ गया, नेशनल असेंबली ने कर दिया पास। अब कहां पे चला गया? सेनेट के पास। सेनेट ने पास किया लेकिन बीच में कोई अमेंडमेंट डाल दी है। मिसाल के तौर पे नेशनल असेंबली ने पास किया, उधर लिखा हुआ था कि जो इसके ऊपर अमल नहीं करेगा उसको 10 लाख की सजा है, फॉर एग्जाम्पल। सेनेट ने कहा यार 10 लाख नहीं 20 लाख कर दो। अमेंडमेंट छोटी सी है लेकिन आ गई ना अमेंडमेंट। अब मसला ये है कि हमने कहा हुआ है कि जो भी बिल है वो दोनों जगहों से अप्रूव होना चाहिए, दोनों जगहों से पास होना चाहिए। पास मेजोरिटी के साथ 50% मेजोरिटी, दोनों जगह से पास होना चाहिए। अब बात यह है कि हमने जो नेशनल असेंबली ने जो डॉक्यूमेंट पास किया था, सेनेट के पास भेजा, सेनेट ने उसके अंदर चेंजेस ला दिए थोड़ी सी भी। अब वो जो चेंजेस लाई हैं वो वाला हमने तो नहीं पास किया था नेशनल असेंबली में, बात आ रही है समझ? हमने तो कुछ और पास किया था, अब उसके अंदर आ गई तब्दीली। इसका मतलब है कि अब उधर से पास हो गया, अब दोबारा हमसे पास होगा। बात समझ रहे हैं? नेशनल असेंबली ने एक डॉक्यूमेंट पास किया जिसके अंदर 10 चीजें लिखी हुई थी, हमने सेनेट के पास भेजा, सेनेट ने 11वीं चीज डाल दी है। अब वो जो 11वीं चीज थी वो नेशनल असेंबली ने तो पास नहीं की थी, अब वो दोबारा आएगा नेशनल असेंबली पर, नेशनल असेंबली भी उसको पास करेगी। अगर नेशनल असेंबली उसको पास नहीं करती, रिजेक्ट करती है, फिर और सिचुएशन है। लेकिन अगर नेशनल असेंबली भी उसको पास कर दे दोबारा, अब ये दोनों घरों से पास हो गया, अब ये चला जाएगा प्रेसिडेंट साहब पास, प्रेसिडेंट उसको पास कर देगा। बात आ गई समझ? तीसरी सिचुएशन, बिल नॉट पास और रिजेक्टेड बाय अदर हाउस। ऊपर हमने कहा था कि तब्दीली करके पास कर दिया है, अब हम कह रहे हैं भाई उसने पास ही नहीं किया या उसने रिजेक्ट कर दिया है, ठीक है। देखें, अब जब हमने कहा बिल पास नहीं किया, फिर रिजेक्ट वाली बात क्यों करें? इसका मतलब है दो बातें फर्क है। रिजेक्ट से मुराद है कि उन्होंने कहा कि नहीं भाई हमने नहीं करना, मेजोरिटी ने उसके खिलाफ फैसला दे दिया। नॉट पास का मतलब है कि भाई 90 दिन हो गए हैं सेनेट में भेजे हुए हैं, 90 दिन हो गए सेनेट ने नेशनल असेंबली में भेजा हुआ है, अभी तक उसके ऊपर कोई काम नहीं हुआ, तो बिल जाहिर है पास तो नहीं हुआ, ठीक है। अगर ऐसी सिचुएशन आ जाए, नेशनल असेंबली या सेनेट में बिल गया, ठीक है, उन्होंने उसको पास करके क्या किया, दूसरे घर में भेज दिया, दूसरे घर वालों ने उसको रिजेक्ट कर दिया, या 90 दिन हो गए अभी तक पास ही नहीं किया, अब क्या किया जाए? अब वो वाला जो बिल है उसको ज्वाइंट सिटिंग में डिस्कस किया है। ज्वाइंट सिटिंग से मुराद क्या है? अब एक मीटिंग बुलाई जाएगी जिसके अंदर तमाम के तमाम एमएनएस भी बैठे होंगे, तमाम के तमाम सेनेटर्स भी बैठे होंगे, और इकट्ठा वो बताएंगे कि इसको पास करना है या रिजेक्ट करना है। अगर पास कर दिया दोनों ने इकट्ठे बैठ के, अब ये प्रेसिडेंट के पास चले जाएगा। अगर उन दोनों ने रिजेक्ट कर दिया तो खत्म हो गया। बात आ गई है समझ? अगर एक घर ने पास किया है, दूसरे घर भेजा गया है, दूसरे घर वालों ने रिजेक्ट कर दिया है, या 90 दिन हो गए अभी तक पास नहीं किया, अब एक जॉइंट सिटिंग कॉल की जाएगी जिसके अंदर 342 एमएनएस भी आ जाएंगे जो आना चाहता है, और आपके जो 96 सेनेटर्स हैं वो भी आ जाएंगे। अब इन टोटल में से फिर अगर 50% लोग उसके हक में वोट दे दें तो वो क्या है, बिल एक्ट की सूरत, अभी वैसे बिल अप्रूवल ऊपर से मिलेगा तो एक्ट बनेगा। तो अगर ये हक में दे रहे फैसला तो अप्रूव हो गया, लेकिन अगर ये उसको रिजेक्ट कर दें तो फिर रिजेक्ट हो गया, अब दोबारा डिस्कस नहीं होगा ये, ठीक है। दोबारा से फिर शुरू से कभी लानी पड़ेगी उसकी बिल की, ठीक है जी। तीसरी सिचुएशन आ गई, बिल विद अमेंडमेंट नॉट पास बाय फर्स्ट हाउस। हाँ, अभी हमने ऊपर क्या बात डिस्कस की थी कि भाई एक घर से बिल पास होकर दूसरे घर में गया, दूसरे घर ने अमेंडमेंट डाल दी है, अब वो वापस पहले घर आएगा क्योंकि पहले घर ने वो अमेंडमेंट वाला 11वें नंबर वाली चीज नहीं देखी थी, 10 वाली देखी थी। अब लेट से दोबारा आई है 11वें वाली चीज, लेकिन ये वाला जो घर था जहां से स्टार्ट हुआ था नेशनल असेंबली, उसने रिजेक्ट कर दिया, उसने कहा भाईजान मैं नहीं करता इसको पास। अब क्या किया जाएगा? फिर से जॉइंट सिटिंग। तो ये एक सिंपल कॉन्सेप्ट है कि जब भी एक घर भी रिजेक्ट कर दे तो एक मौका दिया जाएगा दोबारा से दोनों को जॉइंट सिटिंग के अंदर बिठा के। अब जॉइंट सिटिंग के अंदर फिर ये नहीं कहा जाएगा कि 342 में से भी हाफ करें और 96 में से भी हाफ करें, नहीं,
टोटल करेंगे 342 प्लस 96 आपके कितने हो गए, आपके 438 तकरीबन बन जाते हैं आई बिलीव। 438 के 50% ने अब उसके हक में वोट देना है, मतलब टोटल हो जाएगा। अब अलग अलग नहीं, अलग अलग करना था तो पहले ही कर लिया है हमने, अब इकट्ठी बात होगी। क्लियर है जी? तो फिर अप्रूवल के साथ भेज दिया जाएगा। अच्छा, यही अगर वो मनी बिल या फाइनेंस बिल या बजट जिसको बोला जाता है, सिंपल आपने नेशनल असेंबली के अंदर ओरिजिनेट करना है। नेशनल असेंबली ने क्या करनी है, उसकी एक कॉपी किसको भेज देनी, सेनेट को। उसको कहना है कि कोई तजावीज है आपकी तो हमें बता दें। अप्रूवल नहीं हम आपसे मांग रहे, अप्रूव किसने करना है, हमने नेशनल असेंबली ने करना है। हम सिर्फ कुछ रिकमेंडेशन मांग रहे हैं, अगर आपको मुनासिब लगता है तो दे दें। उन्होंने भाई रिकमेंडेशन भेजी, अब नेशनल असेंबली की मर्जी है उन तजावीज को उसमें बिल में डालना है तो डाल लें, नहीं डालना तो ना डालें, कोई मजबूरी नहीं है। वैसे हमने कहा है कि हर बिल जो है दोनों हाउसेज से पास होना चाहिए, ठीक है। लेकिन मनी बिल के केस में एक एक्सेप्शन है भाई, इसमें सारी अथॉरिटी किसकी है, एमएनएस की है, नेशनल असेंबली की है। इन्होंने एक मनी बिल पास किया, या बल्कि उसके पास होने से पहले कॉपी भिजवा दी रिकमेंडेशन के लिए सेनेट के पास। सेनेट ने अपनी रिकमेंडेशन दी, नेशनल असेंबली की मर्जी है, अगर वो उस रिकमेंडेशंस को इनकॉर्पोरेट करना चाहता है तो कर ले, नहीं तो ना सही। अब इन्होंने क्या किया, सिंपल आगे अप्रूवल के लिए प्रेसिडेंट को भेज दिया, प्रेसिडेंट साहब ने इसको अप्रूव कर देना है। ओके, अब लास्ट 6 नंबर सिनेरियो जो हमने ऊपर एक डिस्कस किया था कि अगर प्रेसिडेंट साहब का मूड नहीं है उसको करने का, तो प्रेसिडेंट 10 दिन के अंदर अंदर मनी बिल के अलावा तमाम बिल्स को रिकंसिडरेशन के लिए वापस भेज सकता है। भाई नजरसानी करें, मनी बिल को हर सूरत एक्सेप्ट करना ही करना है। बात वही है कि मनी बिल का मसला यह है कि वो थोड़ा सा ना सेंसिटिविटी ऑफ टाइम है, एसेंशियल टाइम एसेंशियल है वहां पे, क्योंकि आपको पता है कि जून के अंदर आ रहा है, 1 जुलाई से वो लाजमी तौर पे इंप्लीमेंट होना है, पूरे मुल्क के अंदर लग जाना है, इफेक्टिव हो रहना है। अब पता लगेगा जी 26 जून को जाके नेशनल असेंबली ने पास किया है, प्रेसिडेंट साहब लेकर बैठे हैं 10 दिन और 5-6 जुलाई होगी, तो उन्होंने कहा नहीं भाई आपके पास आएगा, आपने हर सूरत इसको एक्सेप्ट करना है। हाँ, लेकिन मनी बिल के अलावा जो बाकी बिल्स हैं उसमें आपको हम एक ऑप्शन देते हैं कि 10 दिन है आपके पास, 10 दिन में आप एक्सेप्ट भी कर सकते हैं और वापस भी भिजवा सकते हैं फॉर रिकंसिडरेशन। ठीक है कि इसके ऊपर किसी पॉइंट के ऊपर नजरसानी करें। हाँ, अगर आप 10 दिन में भी नहीं भिजवाते तो ऑटोमेटिकली क्या समझा जाएगा कि बिल क्या बन गया, एक्ट बन चुका है। तो जब वो दोबारा भेजा जाता है तो वो हमेशा ज्वाइंट सिटिंग में बैठता है, ठीक है। वो फिर ज्वाइंट सिटिंग के अंदर उसकी होती है, मतलब कि दोबारा नेशनल असेंबली में अलग से नहीं जाएगा, क्योंकि बार बार टाइम नहीं ना वेस्ट करना, अब ज्वाइंट सिटिंग के अंदर आएगा, ठीक है। अब अगर ज्वाइंट सिटिंग के अंदर दोबारा वो कहते हैं कि यार जो सदर साहब ने कहा है फारिग कराओ से, हमारा जैसे था हमने उसी तरह ही करना है, तो ये भी वैलिड है। उन्होंने ज्वाइंट सिटिंग के अंदर विदाउट अमेंडमेंट पास करके भेज दिया, सदर साहब ने उसको एक्सेप्ट करना ही करना है। लेकिन अगर वो कहते हैं कि नहीं यार सदर ने कुछ बातें सही की हैं, इसको हम अमेंड कर लेते हैं, अब ज्वाइंट सिटिंग के अंदर सारे तो बैठे हुए हैं, इकट्ठा उन्होंने अमेंड कर दिया है एक जगह पर बैठ के, तो अब ये पास हो गया दोनों हाउसेज से, अब सदर के पास चला जाएगा, ओके हो गया, और सदर ने लाजमी एक्सेप्ट करना है, अप्रूव करना है। देन है जी बात लैप्स ऑफ अ बिल, कब एक बिल लैप्स कर जाता है, लैप्स खत्म हो जाता है वो बिल, एक्ट की बात नहीं हो रही, बिल का मतलब क्या, अभी तक वो कानून नहीं बना, एक्ट नहीं बना, अभी तक सिर्फ प्रेजेंट किया गया था। अच्छा, दो सिचुएशन है जी, बिल शैल लैप्स ऑन डिसोल्यूशन ऑफ एनए, नेशनल असेंबली अगर डिसॉल्व हो जाए, दो तरह से डिसॉल्व होती है। एक तो यह है कि प्राइम मिनिस्टर ने एडवाइस दे दी सदर को कि मेरी असेंबली को डिसॉल्व कर दो, एक तो ये तरीकाकार है जो कि कोशिश की गई थी इमरान खान की तरफ से, लेकिन वो फिर तो एक तो वो तरीकाकार है कि आप नेशनल असेंबली को डिसॉल्व कर सकते हैं, और दूसरा तरीकाकार क्या होता है कि आपके 5 साल खत्म हो गए, मतलब कि आप प्रॉपर टाइम खत्म हो गया, अब आपकी नेशनल असेंबली खत्म हो चुकी है, ठीक है। अच्छा, अगर तो भाई बिल शैल लैप्स ऑन डिसोल्यूशन ऑफ एनए, इफ दो सिचुएशन में होगा, मतलब नेशनल असेंबली डिसॉल्व होगी है तो दो सूरतें हैं जिस सूरतों में बिल को लैप्स कर दिया जाएगा। पहली सूरत क्या थी, इट इज पेंडिंग इन और पास बाय एनए एंड पेंडिंग इन स्टेट, या तो वो वाला बिल नेशनल असेंबली के अंदर पेंडिंग था, मतलब नेशनल असेंबली ने भी पास नहीं किया था, या नेशनल असेंबली ने पास कर लिया था लेकिन भाई सेनेट में पेंडिंग है। तो इस सूरत हाल में अगर नेशनल असेंबली खत्म हो जाए तो वो वाला बिल क्या हो जाएगा, डिसॉल्व। बात आई समझ, यदि एक बिल प्रेजेंट किया गया नेशनल असेंबली के अंदर, अभी पास ही नहीं हुआ और नेशनल असेंबली डिसॉल्व होगी तो बिल भी खत्म, ठीक है। दूसरी सिचुएशन ये है कि भाई नेशनल असेंबली के अंदर पास हो गया था लेकिन सेनेट के अंदर पेंडिंग था और नेशनल असेंबली क्या हो गई, डिसॉल्व, तो फिर भी वो बिल खत्म हो गया। दूसरी सिचुएशन है बिल शैल नॉट लैप्स ऑन डिसोल्यूशन ऑफ एनए। अच्छा, यहाँ पे एनए की डिसॉल्व को क्यों लिखा हुआ है, क्योंकि सेनेट डिसॉल्व होता ही नहीं है, ये पता है ना आपको, इसलिए नेशनल असेंबली की डिसोल्यूशन को, उसके खात्मे को लिखा गया है। सेनेट खत्म नहीं होता, सेनेट परमानेंट लेजिस्लेटिव बॉडी है, उसके अंदर हर वक्त कोई ना कोई सेनेटर मौजूद होते हैं। अच्छा जी, अब उसने कहा दूसरी सिचुएशन क्या, बिल शैल नॉट लैप्स ऑन डिसोल्यूशन ऑफ एनए, इस सूरत में अगर नेशनल असेंबली डिसॉल्व हो भी जाए तो बिल लैप्स नहीं करेगा। कौन सी सूरत, इफ इट इज पेंडिंग इन सेनेट
एंड नॉट पास इन एनए। मतलब दूसरी सिचुएशन क्या है कि भाई वो बिल जो शुरू किया गया था, ओरिजिनेट किया गया था, वो पहले लाया ही सेनेट के अंदर गया था और सेनेट के अंदर ही पेंडिंग है, नेशनल असेंबली में अभी तक वो आया ही नहीं है। ठीक है, तो इस सिचुएशन में अगर नेशनल असेंबली डिसॉल्व हो भी जाए तो भाई खैर है, बिल लैप्स नहीं करेगा। जब नई वाली नेशनल असेंबली आएगी तो यहां से दोबारा काम स्टार्ट हो जाएगा। ओके भाई, यहां पर 90 दिन वाली बात भी नहीं लगनी फिर। ठीक है, मतलब बिल अभी सेनेट के अंदर पेंडिंग है, सेनेट ने ही बिल को पास नहीं किया और बिल जो है आगे अभी गया ही नहीं है नेशनल असेंबली में, नेशनल असेंबली डिसॉल्व हो गई है तो कोई मसला नहीं है, जब नई नेशनल असेंबली आएगी वो कर लेगी, बिल लैप्स नहीं हुआ। क्लियर है जी। लास्ट है जी एक बात आपकी, ऑर्डिनेंस बाय प्रेसिडेंट। अब हमें पता है कि जी लेजिस्लेशन जो होती है पार्लियामेंट करती है दोनों, लेकिन कई बार ऑर्डिनेंस भी आ जाता है। इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 आप लोगों ने बड़ा मशहूर जमाना सुना होगा टैक्स में, तो सुन लेंगे। ठीक है, अब वो बेसिकली क्योंकि 2001 के अंदर कोई नेशनल असेंबली मौजूद नहीं थी, उस वक्त प्रेसिडेंट साहब जो थे मुशर्रफ साहब, उन्होंने अपने तौर पे एक कानून लेकर आए, इसलिए उसको ऑर्डिनेंस का नाम दिया था। बाद में अप्रूव हो गया था नेशनल असेंबली में, लेकिन उसका फिर नाम जो ओरिजिनल था वही रखा गया। अच्छा, पहले नंबर पे तो ऑर्डिनेंस की भी उतनी ही वैल्यू है, उतनी ही अथॉरिटी है जितनी किसी एक्ट की है। ठीक है, अब ऑर्डिनेंस लेकिन होता प्रेसिडेंट की तरफ से, जबकि एक्ट होता है पार्लियामेंट से, नेशनल असेंबली और सेनेट से। अच्छा जी, ऑर्डिनेंस कैन बी प्रोमलगेटेड, प्रोमलगेटेड मतलब इंप्लीमेंट करना, इफ सेनेट और एनए आर नॉट इन सेशन। अगर सेनेट या एनए सेशन में नहीं है, सेशन से मुराद होता है कि भाई मीटिंग उनकी कॉल नहीं की गई, क्योंकि सेशन जब बुलाना होता है तो उससे कुछ दिन पहले आपको कॉल करनी पड़ती है मीटिंग भी। ठीक है, फिर वो आके बैठते हैं, फिर डिस्कशन होती है। कई बार क्या होता है, सिचुएशन मुल्क की ऐसी है, फॉर एग्जांपल कोविड शोविड आ गया, उन्होंने कहा यार नहीं बुला सकते, बीमारी फैल जाएगी, या कई बार बंदे अंडरग्राउंड किसी वजह से हो जाते हैं, आपको पता है, वो डरते हुए नहीं बुलाते, बुलाएंगे तो फिर आगे कहीं और जाके निकलेंगे, फिर टीवी पे आके बैठे होंगे। तो खैर ये इस वजह से क्या है कि सेनेट और एनए अगर किसी भी रीजन से सेशन में नहीं है, लेकिन कोई कानून पास करने की इमरजेंसी आ गई है, तो सदर साहब के पास इख्तियार है। ठीक है, लेकिन वो वाला ऑर्डिनेंस जो होगा, ऑर्डिनेंस शैल लैप्स आफ्टर 180 डेज इफ इट इज नॉट प्रेजेंटेड और पास। लेकिन वो जो ऑर्डिनेंस था, अगर वो 180 दिन के अंदर अंदर पास नहीं किया गया तो वो क्या हो जाएगा, लैप्स हो जाएगा। आपको पता है कि वो ऑर्डिनेंस मनी बिल भी हो सकता है, मतलब है कि अगर नेशनल गवर्नमेंट हो ही ना, नेशनल असेंबली मौजूद ही ना हो किसी वजह से, ठीक है, और 30 जून आ गया बीच में, अब बजट तो पास करना है, अब क्या होगा, नेशनल असेंबली है ही नहीं, तो वो तो उसी ने करना था, तो अब सदर साहब करेंगे मनी बिल को। ठीक है, और उसको ऑर्डिनेंस बोला जाएगा। ठीक है, तो लेकिन फिर नेशनल असेंबली आएगी, उसने 180 दिन के अंदर अगर मनी बिल के केस में पास करना है, वो मनी बिल के केस में सिर्फ नेशनल असेंबली का अप्रूवल चाहिए। और अगर इसके अलावा कोई बिल है, वो 180 दिन के अंदर अंदर नेशनल असेंबली और सेनेट दोनों हाउसेस से पास होना जरूरी है, अदरवाइज वो ऑर्डिनेंस क्या हो जाएगा, लैप्स हो जाएगा। लेकिन नेशनल असेंबली में एक्सटेंड द टाइम ऑफ 180 डेज बाय रेजोल्यूशन, लेकिन अगर वो चाहते हैं तो भाई वो टाइम को एक्सटेंड भी कर सकते हैं, आमतौर पर यही हो ही जाता है। ठीक है, मतलब उन्होंने कहा कि यार 180 डेज तो खत्म होने वाले हैं, इसको हम एक्सटेंड कर देते हैं, रेजोल्यूशन पास किया, इजाजत दे दी है, चलो कोई और टाइम, अभी हम नए नए आए हैं तो ठीक है, अभी हम इसको थोड़ा और देखेंगे, मजीद टाइम ले जाते हैं। अदरवाइज उन्होंने 180 दिन के अंदर पास करना था। इफ एनए रिजेक्ट्स द ऑर्डिनेंस बिफोर 180 डेज, लेकिन अगर वो 180 दिन से पहले ही नेशनल असेंबली बैठती है सेशन में और कहती है फारिग करो इस ऑर्डिनेंस को, तो ऑर्डिनेंस क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। ओके जी, मतलब ऑर्डिनेंस की मैक्सिमम लिमिट 180 दिन की है, नेशनल असेंबली इसको एक्सटेंड कर सकती है, लेकिन अगर 180 दिन से पहले नेशनल असेंबली इसको रिजेक्ट कर दे अपनी रेजोल्यूशन के थ्रू, तो फिर वो खत्म हो गया। अब लास्ट में डेलीगेटेड लेजिस्लेशन, डेलीगेटेड लेजिस्लेशन से मुराद क्या है कि आप अपनी कुछ अथॉरिटी, नेशनल असेंबली ने, सेनेट ने अपनी कुछ अथॉरिटी नीचे कुछ इदारों को दे दी है, कुछ एग्जीक्यूटिव्स को दे दी है कि यार देखो छोटे छोटे कानून अब हम तो नहीं बना सकते, आप बना ले। मिसाल के तौर पे कोविड जब आया, तो कोविड के अंदर आपको पता है कि हर इलाके के अंदर फिर वो स्मार्ट लॉकडाउन लगते थे। ठीक है, अब उसके अंदर हुकूमत ने या नेशनल असेंबली ने जो एसीज थे, जो डीसीज थे, उनको अथॉरिटी दी कि यार आप अपने इलाके के मुताबिक, जिस इलाके में जिस एरिया को बंद करना है, आप उसके मुताबिक फैसला कर लें, हम आपको ये इजाजत देते हैं कि आप उसके मुताबिक कोई भी कानून बनाना चाहते हैं बना सकते हैं। कि ये 2 गलियां बंद होंगी, 3 गली, वो भी छोटा सा कानून ही है ना। ठीक है, इस तरह टीएमएस वगैरह को डेलीगेट कर दिया गया कि आप कोई अपने मुताबिक कानून बना ले, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर ने कहा यार मैं इस्लामाबाद में बैठा हूं, मुझे पूरे पाकिस्तान को तो नहीं पता लग सकता, किसी गांव में किसी छोटी गली में क्या हो रहा है, लेकिन उस एरिया के बंदे को तो पता होगा, तो आप इसको डेलीगेट कर ले। आप लोगों ने I2B वगैरह में पढ़ा होगा, जो डेलीगेटेड लेजिस्लेशन है, या जिसको लेजिस्लेशन तो नहीं होगी, डेलीगेशन पढ़ा है, डिसेंट्रलाइजेशन है, वो कब होती है और उसके क्या फायदे हैं कि जो ऑपरेशन मैनेजर्स हैं, जो लोकल या जूनियर लेवल के लोग हैं, उन्हें ज्यादा पता होता है ऑपरेशंस का, वो
बेहतर फैसला कर सकते हैं। तो कई बार फिर ये तो इसका फायदा भी है, लेकिन कुछ नुकसान भी है कि अन्य बार निचले लेवल पर अगर लेजिस्लेशन होने लग जाए, हर इदारा छोटे छोटे कानून अपने बनाने लग जाए और उसकी प्रॉपर सुपरविजन ना हो, तो फिर ये भी एक मसाइल हो सकते हैं। क्योंकि असल में लेजिस्लेशन करना इलेक्टेड लोगों का काम है, जिनको इलेक्शन के थ्रू अवाम ने मैंडेट दिया है कानून साजी करने का, लेकिन ये जो इदारे होते हैं ये तो नहीं मतलब इलेक्टेड। ठीक है जी, ये था जी चैप्टर 1 आपका आज। अल्हम्दुलिल्लाह आपका कैफ 4 का जो आपके साथ प्रॉमिस था रिवीजन का, वो अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट हो चुका है जी। ठीक है, तो इसको यूजेज करें बेहतर से बेहतर अंदाज में, कोशिश करें जिन लोगों ने मजीद भी बिजनेस लॉ की रिवीट करनी है उनको भी बताएं, वो भी इससे फायदा उठाएं, रन डाउन नोट्स यूज करें और क्विकली जरा रिवीजन भी करें, और कोशिश ये भी करनी है कि प्रैक्टिस जो है केस स्टडीज की वो ज्यादा से ज्यादा करें। उसके ऊपर भी मेरा कोई लेक्चर पड़ा होगा यूट्यूब के ऊपर, मेरे चैनल पे, आप वो भी देख सकते हैं। ठीक है, थोड़ा सा ढूंढिएगा, मिल जाएगा इंशाल्लाह। फिर इंशाल्लाह कभी मिलेंगे। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज।